जी नमस्कार। स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत आप सभी का। स्वागत 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 एक बार फिर इस क्लास में जिसका नाम है रीट स्पेशल, जहां आप ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 साथ में स्टेट से रिलेटेड क्लास को देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो स्वागत स्वागत स्वागत। तो चलिए, कैसे हैं आप? टीचर जी कहाँ हैं आप? टीचर जी आपके नज़रों के सामने हैं। मेरे बच्चे आज थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गया, मैं फटाफट बस भागते ही गाड़ी पार करते ही सीधा तुम्हारी क्लास के लिए शुरुआत करी है। सर, रीड का लेवल 2 एसएसटी का बैच अभी लिया है मैंने, उसमें मुझे रिकॉर्डेड क्लास लेनी है ना। रिकॉर्डेड सीडीपी क्लास को हुई है नहीं अभी सर। मेरे बच्चे वीडियो सेक्शन में जाओ, रिकॉर्डेड में नहीं जाना है ना, वीओडी सेक्शन में जाओ, वहाँ क्लासेस हैं। कल हम देख रहे थे, एक अपडेट आया था तो जिस वजह से आप लोग परेशान थे, तो जितने भी लोग हैं वो वीओडी सेक्शन में जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हमारे सामने तीन बेहतरीन इंसान आने वाले हैं। जो तीन बेहतरीन इंसान अक्सर मुझे सपनों में मिल जाते हैं, अक्सर मुझसे बात करते हैं, कहते हैं कहाँ हो रोहित भैया? मैंने कहा बच्चों के साथ क्लास ले रहा हूँ। कह रहा आज किसकी क्लास है? मैंने कहा आज तुम्हारी क्लास है। कह रहा यार हमारी क्लास कैसे लोग, हम तो निकल लिए। कह रहे नहीं। मैं क्या जी, आपकी क्लास नहीं, जो आपने ज्ञान दिया था उसे समझाने की क्लास है। अब तुम कहने लगे कैसे समझाओगे? मैंने कहा तुम सपनों में आके समझाओ, मैं हकीकत में समझाऊंगा। तो सपनों की बात प्याजे के साथ चल रही थी, ब्रूनर के साथ वाइगोत्स की, बस वो हकीकत में आपकी नज़रों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज की क्लास प्याजे वाइगोत्स की और क्या है, ब्रूनर विशेष। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। इसके अलावा रीड का जो बैच है वो आपके सामने अवेलेबल है, छूट के साथ आप ले सकते हैं इसे अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर मास्टर बैच के साथ। उसके अलावा अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, नए बच्चे नए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करते हैं, पेड कोर्स में जाते हैं, रीट मास्टर बैच देखते हैं, वहाँ पर बाय नाउ एक कूपन लगाते हैं जिसको बोला जाता है REET, और आपकी फीस में डिस्काउंट हो जाता है। कोर्स मिल जाता है आपको 999 में ओनली। डन। चले तो रेडी है अगर आप, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट यहीं से। अब प्याजे साहब, देखो प्याजे के बारे में मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, सीटेट वगैरह में इसकी जो जानकारी है नॉर्मली आप देखते हैं। रुक जाओ, मैं इसको निकाल दूं यार, ये बड़ी आवाज करेगी वरना। चलो आ जाओ, आ जाओ क्लास में। चलो, तो यहाँ से आपके सामने आ रहे हैं, तो इसमें करते करते तो हम प्याजे से शुरुआत करेंगे। देखो, जीन प्याजे के बारे में अगर फैक्ट जानने की कोशिश करोगे तो संज्ञानात्मक विकास, जिसमें बच्चों को क्या है, आप बात करते हैं बच्चों के सीखने और जानकारी को संसाधित करने का एक तरीका होता है, जिसमें आप ध्यान अर्थात परसेप्शन, धारणा, ध्यान है किसी चीज पर, अटेंशन है, परसेप्शन है, इसके अलावा हाई गर्मी नहीं है, आ जाओ हाई गर्मी, हाँ यहाँ ध्यान दो, है ना। चलो देखो यहाँ, उसके अलावा क्या है, लैंग्वेज है, उसके अलावा थिंकिंग है, इसके अलावा स्मृति है, और इसके अलावा क्या है, तर्क। इन शॉर्ट हम इसे इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हम तीन शब्दों के साथ लेके चलते हैं, जिसमें HMT, जहाँ H जो है रिप्रेजेंट करता है हेड को, उसके वाला M जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको है, माइंड को, और T जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, थिंकिंग को। तो अगर आपके सामने कभी भी ये वाली बात आती है तो याद रखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जहाँ वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो ये कहता है कि बच्चे का जो ज्ञान है, जो बच्चे की जो ज्ञान है, समझ है, तर्क है, वो एक स्टेज, एक स्तर के हिसाब से आगे बढ़ती है। जिस स्तर में उसे, मतलब एज के हिसाब से 0 to 2 में क्या दिमाग वाली चीज बनती है, 2 से 7 में क्या, 7 से लेके 11 में क्या, और 11 से लेके फिर उसके अबव में क्या बनता है। तो इन सारी चीजों के बारे में उसने बताया, और जब उसने सारी चीजों को बताया वहां पर, तो उस वजह से फिर उसने एक चीज आपके सामने रख दी कि जो बच्चे हैं वो संज्ञान को कहाँ से हैं, वातावरण के माध्यम से भी सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि सोसाइटी का जो रोल होता है वो कम होता है, बच्चे का अपना जो रोल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन सारी चीजों के साथ अगर आप देखेंगे तो HMT का जो
एरिया है वो सबसे ज्यादा क्या करता है मायने। अब जीन पियाजे के बारे में जब आप बात करेंगे तो जीन पियाजे क्या है, यहां से एक बार मैं और बता दूं। तो जीन पियाजे के बारे में अगर बताते हैं, स्विट्जरलैंड वाले, इसका मतलब रहने वाले कहाँ के हैं, स्विस हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो जन्म जो होता है उनका 1896 में होता है, मृत्यु होती है 1980 में, ये वाली बात। और अगर ध्यान रखेंगे तो विकासवादी या विकासात्मक, तो याद रखिएगा कोई पूछेगा कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान होता है उसके पिताजी कौन कहलाते हैं, तो याद रखना ही कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था, एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चों पर। और जिनके अपने बच्चे थे, पड़ोसियों के नहीं थे, वो बच्चे इनके थे तीन। तीन बच्चे जो थे उसमें से दो जो थी वो क्या थी, लड़कियां थी। दो लड़की थी और एक क्या था, लड़का था, जिस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। तो ये जानकारी के साथ इन्होंने बताया। तुम में से अगर किसी को ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही है, तो जैसे आपके दिमाग में बड़े से ख्याल आ रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं, हाँ, तो आपको ये बताना है कि ये जो मेरी ये कलर, ये जो टी शर्ट ये दिख रही होगी जैकेट, आपको बतानी है किस कलर की है, बताओ। ये जो है किस कलर की है, बताओ। ये जो जैकेट है ये किस कलर की है, जरा बताइएगा एक बार आप लोग, फिर हम इस पे बताएंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा इस कलर को बता रहा है तो इस बात को बताता है कि आपके पास कलर की समझ है, उसका स्कीमा तैयार है। तो जीवन में मेरे बच्चे याद रखिएगा, जीवन में याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है स्कीमा। तो स्कीमा एक तरीके का क्या होता है, मानव मस्तिष्क में पहले से एकत्रित सूचनाओं का प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक अवधारणा बनाना क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। और स्कीमा क्या होता है, जन्मजात होता है। इसके अलावा ये हमें कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, एक नन्ना, नन्हे जो होते हैं वैज्ञानिक होते हैं, और नन्हे वैज्ञानिक अपने जीवन में अपनी चीजों का खोज खुद पे खुद करते रहते हैं। तो जैसे अगर आपको कैमरे में दिखाई दिया होगा तो बहुत सारे लोगों को ग्रे दिखाई दिया होगा, बहुत सारे लोगों को ब्लू, डार्क ब्लू दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो है ये प्योर ब्लैक है। लेकिन कैमरे में जब ये जा रही होगी तो हो सकता है हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। तो अगर आप इसमें जानेंगे तो इसका मतलब ठीक है, आपको एक समझ है। लेकिन अगर कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके कंफ्यूजन हो रही है तो उसे डिस इक्विलिब्रियम बोला जाता है। बट आपके सामने अगर आएंगे तो स्कीमा मेरे बच्चे याद रखना, दिमाग में बनने वाली वो तस्वीर जो आपने देखी है, जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसा कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करने की जरूरत समझाता हूँ। जैसे जो लोग अभी तक क्या है, मान लीजिएगा कुछ लोग विवाहित हैं, तो जो लोग विवाहित हैं उनके सामने जो चेहरे के सामने क्या है, उनके पति या उनकी पत्नी की जो फोटो बन रही है वो स्कीमा बिल्कुल क्या है, फिक्स है। लेकिन जिनके जीवन में ना कई सारे लोग घूम रहे होंगे तो उनका स्कीमा फिक्स नहीं होगा। तो स्कीमा में हमेशा वो फिक्स होता है जो परमानेंट हो जाता है। तो याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में आ गई है, उसकी जानकारी आपके जीवन में पक्की हो गई है, वो स्कीमा है। बाकी जो इधर विधर घूम रहे हो स्कीमा नहीं है, वो असंतुलन है, डिसइक्विलिब्रियम है। तो याद रखना इस तरीके से जब भी कोई बात समझोगे। तो जितने भी जो है ना, जैसे मैं बोलूँ कि जितने भी शादीशुदा महिलाएं आंखें बंद करें और अपने पति का ख्याल करें, तो जैसे ही आंखें बंद करें या ना करें पति का ख्याल आ जाएगा, और पति क्या हो जाएगा, आंखों के सामने टर 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 घूम रहा होगा। या जितने भी पति लोग हैं उनसे कहा जाए कि अपनी धर्म पत्नी को वो क्या करे, देखें तो धर्म पत्नी के जो आंखें बंद करने के बजाय भी सर के सामने जो चक्कर लगा रही होगी वो धर्म पत्नी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में एक से ज्यादा, समझ गए ना, जो चक्कर वो चल रहे होंगे, तो उनके परमानेंट कोई चक्कर अभी आ नहीं रहा होगा। तो जो परमानेंट चक्कर नहीं बना पा रहा, इसका मतलब उसका स्कीमा तैयार नहीं है। तो स्कीमा उसका तैयार हो जाता है जो जिसने कभी किसी ने किसी चीज को देखा होगा। याद रखोगे मेरे बच्चे, बस जीवन में जो चीज परमानेंट है वो मान लेना स्कीमा है, जो आपने देखा, जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधे, इंसान, जानवर, एक्स वाई जेड। बात एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो, है ना। मेरे का आंखों के सामने तुम्हारी चैट ही चलती रहती है, और क्या चलाऊं मैं जीवन में। डन। चलिएगा, इसके बाद आपके सामने अगर यहाँ आता है तो दूसरी जानकारी आती है एडेप्टेशन। अब जो तुमने चीजें देखी हैं तो उसे तुम अपनाते हो, मतलब जो तुम्हें स्कीमा पसंद आया, तुमने कहा तू मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे चैन का प्यार है, तो इसीलिए तेरे तू ही मेरा क्या है, यार है, उसे अपना लेते हैं। तो जब आपने क्या कर लिया, एडेप्टेशन, तो इसका मतलब मान लो भैया ऐसा हुआ कि ए नाम का कोई इंसान है, उसे बी नाम से क्या हुआ, प्यार हुआ। तो जब उसे प्यार हुआ तो उसने बी को जो पहली बार देखा और उसकी आंखों में उसका फोटो छप गई, तो जो फोटो छपी थी वो याद रखना मेरे बच्चे क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। अब उसने कहा तुम ही मेरे हो, तो तुम ही मेरे हो, तो उसे क्या कर लेता है, वो अपना लेता है। और जैसे अपनाना है तो अपनाना जो हुआ सुना,
अपनाना, याद रखना उसको क्या बोला जाता है, एडेप्टेशन। तो इसका मतलब जब भी आपके सामने एडेप्टेशन होगा तो आपने उसे अपना लिया। अब जब आपने उसे अपना लिया और कहा तुम जैसे हो मुझे एज इट इज पसंद हो, ऐसे के ऐसे हो, तुम काले नीले पीले जैसे भी मिले मिले हो, ऐसे ऐसे ही मुझे पसंद हो, तो उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। इसका मतलब भैया सीधी सीधी ASSIMILATI है ना, एसिमिलेशन होगा। तो एसिमिलेशन इसका मतलब आत्मसात कर लिया। तुम्हें अपने जीवन में क्या कर लिया, अपना जीवन साथी संगनी चुन लिया, आत्मसात। फिर उसके बाद पता चला यार तेरे की बहुत गंदा आदमी है ना, वॉशरूम जाता है हाथ नहीं धोता, खाना खा के आता है तो कुल्ला नहीं करता, टाइम पे ब्रश नहीं करता, टाइम पे नहाता नहीं, तो वो कहती ना तुम जैसे तो ऐसे नहीं पसंद मेरे को, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो चेंज करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक्मोडेट करना पड़ेगा। तो जो एक्मोडेशन होगा इसका मतलब थोड़ा बहुत उसमें क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, और जो चेंज लाना पड़ेगा उसको क्या बोलेगा, एक्मोडेशन। आगे समझ में मेरे बच्चे जीवन की कहानी। तो याद रखना जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा जो तुमने पहली बार देखा वो तुम्हारा क्या स्कीमा, उस स्कीमा को तुमने अपनाया, वो क्या है, एडेप्टेशन। अपना लिया जैसा वो था, एज इट इज, एसिमुलेशन। उसने कहा ना तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, तुम बाल ऐसे नहीं करते तो तुम्हारे बाल अब की बार क्या करने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे, उल्टे करने पड़ेंगे, तुम्हारे बाल इधर की तरफ लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब तुम्हारे जो चेंज जाएगा, मैं कहा भाड़ में जा, हम तो अपने बाल वैसे ही रखेंगे जैसे हैं। ये लाइव एग्जांपल बस मैंने तुम्हें बताया है। इसका मतलब जो चेंज आएगा, एकोमोडेशन एज इट इज। याद रखोगे हाँ या ना, कैसा लगा, आगे समझ में, क्लियर। तो इसका मतलब स्कीमा जो देखा उसे अपनाया, उसे अपनाना क्या है, एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन के कितने तरीके हैं, दो, एक होगा एसिमिलेशन और एक आपके सामने होगा एकोमोडेशन। आगे भाई, चले आगे। अरे कॉन्सेप्ट समझ, देखो हंसी मजाक में जो पढ़ा दे मजा तो उसी बात का है ना, जो हंसी मजाक में पढ़ा दे है ना वही तो मजा है, नहीं तो क्या ही फायदा। चलो भाई, अब इसके बाद आपके सामने क्या होगा, संतुलन। अब संतुलन क्या आएगा, हप पगली जब देखो मेरे को बदलती रहती है, ये करती है वो करती है फलाना करवाती है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये क्या, तो जैसा वो आया था उसे एज इट इज भी अपना लेना कभी कभी, और जैसा वो आया था उसमें कभी कभी क्या है, चेंज करना। मतलब ना तो पूरा बदलने की कोशिश करना, ना पूरा एज इट इज रखना, कि जिस टाइम वो जैसा मिल जाए उसी से उसी हिसाब से चलाना। तो याद रखना इसका मतलब वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, बैलेंस करना। तो जब आप ये समझ लेते हैं कि कभी चीजें एज इट इज लेनी पड़ती है, जैसे टेबल होते हैं, तो टेबल दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, इस तरह करोगे तो इसका मतलब एज इट इज अपनाना, लेकिन उसमें कुछ नया करना क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। तो जीवन के इन दो पहलू में प्याजे कहते हैं किसी चीज को कैसे अपनाया जाता है और कैसे उसे देखा जाता है। बात समझ में आई हाँ या ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ के साथ। अब इसमें जब देखेंगे आपके सामने तो ये आता है, इसकी हमारी क्या होती हैं, चार विशेषताएं होती हैं, चार स्टेजेस आप इसके सामने कहते हैं। तो मेरे बच्चे चार स्टेजेस जो होती हैं उसमें क्या होगा, पहली तुम्हें पता है सेंसरी। तो बर्थ से लेके 2 साल तक इसका ना दो बातें याद रखना, देखो एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपके सामने है, और एक क्या होगा, इमिटेशन, और एक होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो अगर आपके सामने ये वाली बात है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इसको बोला जाता है लक्ष्य निर्देशित, गलत लिख दिया मैंने, तुम सही कर लेना, व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो मेरे बच्चे इसकी ट्रिक होगी GOI। तो याद क्या रखोगे, जी से क्या है, गोल ओरिएंटेड, ओ से क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और आई से क्या है, इमिटेशन। तो इसका मतलब जब बच्चा संवेदों पर काम करता है या किसी चीज को टच करके छू के, जैसे छोटा बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए उसने मिर्च खा ली, तो मिर्च खाने के बाद उसके दिमाग में जो अगली बार वो मिर्च को नहीं छुएगा तो सेंसेस से पता चला, वरना किसी के बारे में वो जानकारी नहीं रखता। तो जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेंसेस पे काम करता है तो तुमसे पूछेगा कि भैया सेंसरी मोटर की स्टेज क्या होती है, तो मेरे बच्चे तो तुम्हें पता ही है 0 to 2, लेकिन इसमें तीन चीजें मायने रखती हैं। कि जब अगर कोई चीज ऐसी होती है जो उसकी आंखों से दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर लाता है, सर्च कर लाता है, ढूंढ लाता है, तो इसका मतलब याद रखिए उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब
कि जैसे मान लीजिएगा आपने घरों में देखा होगा, छोटे बच्चे के सामने कोई मोबाइल है और मम्मी कहती है कि इसको क्या है, कोको लेगी। तो जैसे कोको लेके सॉरी, कोको लेके चली गई तो बच्चा कहता हाँ कोको लेगी। तो इसका मतलब फिर कुछ दिनों बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मम्मी कोको वोको कुछ नहीं होती, पीछे छुपा रखा है। तो इसका मतलब जब मम्मी बोले कि कोको ले गई और नहीं पता पा रहा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। लेकिन अगर मम्मी बोली कोको लेगी और बच्चा कहता ना 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 कोको नहीं लेके गई, छिपा रखा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट। तो छिपी हुई चीजों को ढूंढ लाना क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंट। छिपी हुई चीज या सामने रखी चीज के पीछे भागना वो क्या कहलाएगा, गोल डायरेक्टेड। और छोड़ना, अगर मम्मी सामने हंस रही है और पापा जी और जो बच्चा भी हंसना शुरू कर देता है वो क्या कहलाएगा, इमिटेशन। तो माँ को हंसता हुआ देख के बच्चा अगर हंस रहा है तो उसको बोला जाएगा इमिटेशन। दूध की बोतल कहीं पर रखी है, उसके पीछे बच्चा भाग रहा है उसे लेने, गोल डायरेक्टेड। और दूध की बोतल छिपाने के बाद भी मम्मी से कहता नहीं नहीं दूध चाहिए, वो वहां रखा है, तो इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंट। आ गया भाई यहां तक बात समझ में, यस और नो? तीनों बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तीनों बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आई मेरे बच्चे, यस और नो? डन है ना? हाँ कह रहा ना ये वाला। चलो अब जैसे तो इसी में मेरे बच्चे सिंपल रिफ्लेक्सेस एंड सेपरेशन एंजाइटी होती है। अब ये क्या होता है कि जब आप देखेंगे तो 6 की सेंसरी मोटर स्टेज की ना 6 सब स्टेजेस भी होती हैं, जिसे आप मैं नॉर्मली बता देता हूँ एक ट्रिक के साथ, जिसे मैं याद करवा देता हूँ, RPSCTM। तो ये 6 स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस भी। बट इतना इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा नहीं जाता, तो इसके लिए हम इस पे ज्यादा जानकारी भी नहीं रखते, या इस पे ज्यादा सवालों को आपको मतलब डेप्थ में जाने की इसकी कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस याद रखना कि आपके 3 पता होने चाहिए, GOI गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके अलावा क्या है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस और इमिटेशन। आर का मेरे बच्चे रिफ्लेक्सेस होता है जो बच्चे में 30 दिनों तक रहते हैं, 1 महीने तक। फिर उसके बाद RPSC का जो P होता है प्राइमरी, जो बच्चा बेसिक करेगा, फिर सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन, उसके बाद टर्चरी, और लास्ट में आता है मेंटल। तो इसे अभी फिलहाल आप रहने दीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। अब आती है हमारी दूसरी स्टेज। देखो दूसरी स्टेज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर को तुमसे कोई ये पूछे जीवन में कि तुम में क्या कमियां हैं, वैसे तुम अपने आप को भगवान मानते हो, लेकिन फिर भी मैं आज तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तो बताना जरा तुम लोगों के अंदर क्या कमियां हैं। तुम लोगों के अंदर क्या कमी है बताना जरा। जी, तुम लोगों के अंदर क्या कमी है बताओ। हम्म, बताइए। चलिए आप नहीं सवाल का जवाब दीजिएगा जरा, स्टेज नंबर कुछ कमी है तो बताइए आप। तो आपने अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है हमने इस पर बात करी। जैसे गुस्सा जल्दी आ गया, तुमने बताया सर पेपर है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा नॉर्मल चीज है, इमोशनल होता है, कमी नहीं होती किसी में। डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हो वो तुम्हारे अंदर कमी है, तुम एक दूसरे के मैसेज से भी हो जाते हैं। सर मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं, तुझमें यही सबसे बड़ी कमी है कि भाई तू परफेक्ट है, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड है ना, इंक्लूडिंग भगवान जी। ठीक है। ओवर थिंकर है, ये भी बहुत सारी चीज है। नींद बहुत आती है, ये तो तुम खाया कम करो करो ध्यान देगा है ना। सर मेरी आईडी कौन चुरा लेता है, ये लैक ऑफ लॉजिक। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने जानकारी दी, इसमें मेरे बच्चे सीधा सिंपल सा बात ये है कि प्री ऑपरेशनल वो परिस्थिति होती है जिसमें आप में हर चीज की क्या होती है, कमियां होती हैं। कमियां ये होती है कि आप जानते नहीं हो। कमी इस बात के लिए, जैसे तुम तो अपने बारे में जान रहे हो कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, उसके अलावा इधर उधर गुस्सा आ जाता है, ये तो तुम जान गए, ये तो सेल्फ एनालिसिस है। लेकिन छोटे बच्चे को ये पता ही नहीं होता, और छोटे बच्चे को ये पता नहीं होता तो बस प्री ऑपरेशनल को याद रखना, एक बोला जाता है लैक ऑफ लॉजिक। इसका मतलब वो क्या है, बच्चे में क्या है, तर्क की कमी होती है। बच्चा बस तर्क की कमी, उसे ना अपनी ही बात सही लगती है, वो किसी चीज में लॉजिक नहीं लगा पाता। जैसे पहला, उसे ईगो सेंट्रिज्म है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है उसे लगता है कि वो ही सही है, वो सही बाकी गलत। तो अगर आप ना आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका याद रखना, वो सही सब गलत।
तो ये आपके सामने एक ऐसी क्लास होगी जिसके बाद आपको पियाजे वाइगोत्स्की की थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीजों को क्या है समझ लोगे। अब आपके सामने यह है कि वो सही क्या है, हम क्या है, मतलब उसे लगता है कि बच्चा क्या है वो सही, तो वो सही में आप कह सकते हो उसे लगता है कि मैं सही हूं, बाकी सारे लोग क्या हैं गलत है। इसका मतलब अगर सामने कोई हाथी है और वो हाथी को कुत्ता बोल रहा है तो इसका मतलब कुत्ता ही है। अगर तुम इसे सोच रहे हो कि वो हाथी है और ये बात मानेगा तो इसमें गलती क्या है तुम्हारी, क्योंकि छोटे बच्चे के पास लॉजिक नहीं, उसे लगता है कि जो हाथी है अगर उसे कुत्ता बोल रहा है तो कुत्ता सही है, चाहे हाथी हाथी ही क्यों ना हो। मतलब लैक ऑफ लॉजिक होगा, ईगोसेंट्रिक। जीववाद का मतलब होता है मेरे बच्चे वो क्या करेगा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, निर्जीव को सजीव समझना, इसका मतलब वो सीधी सी बात है, वो क्या करता है सजीव समझना, ये वाला। तो वो क्या करेगा कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग समझ लेता है, नॉन लिविंग को, नॉन लिविंग को ट्रीट करता है एज क्या करेगा, लिविंग थिंग्स। जैसे तो अगर आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के आजकल होगा, जैसे तुमने भी देखा होगा तुम्हारे घर में टेडी बियर होगा और तुम अपने टेडी बियर को ऐसे दिल से लगा के सीने से लगा के मेरा बेबी मेरा बच्चा मेरा सोनू है ना, खाना पीना भी खिलाओगे, ऐसे खिलाओगे, ले जैसे ये रहा, ओहो ये देखो टेडी बियर, इसका मतलब ये क्या है नाराज है, ये देखो ये क्या है हंस रहा है, तो इसको ये हंस रहा है तो तुम भी स्माइल कर रहे हो, ये गुस्सा है तो तुम भी गुस्सा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये एनिमिज्म है। ये छोटे बड़े में सब में देखने को मिलता है आज के टाइम में। तो जो तुम गुस्सा करते हो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। उसके बाद सिंबॉलिक क्या होगा, सिंबॉलिक लर्निंग होती है कि इसका मतलब आप चीजों को साइन देखकर, जैसे तो मम्मी बोलेगी नो तो वो बच्चा क्या है डर जाएगा। या आपने देखा होगा सिंबॉलिक मेरे बच्चे याद रखना, शक्तिमान, तो हैरी पॉटर के उस पे बैठेगा और उसके बाद झूं 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 शक्तिमान बन जाएगा। झाड़ू पे बैठ के उड़ रहा होगा, जैसे झाड़ू पैरों के बीच में देगा जमीन पे गिर पड़ेगा, तो उसके बाद में समझ में आएगी ना 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 ये गलत बात चल रही थी। तो इसका मतलब एक बात के साथ हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जो सिंबॉलिक लर्निंग वाला होगा इसका मतलब बच्चा किसी चीज को सिंबॉलिकली देखता है, किसी चीज को कॉपी करता है, उसे लगता है कि हैरी पॉटर भी और शक्तिमान नाम की चीज दुनिया में रियलिटी में है, जबकि वो नहीं होती। यहां तक समझ में आई, यस और नो? चलिए चलिए, अब आपने अगर प्रिटेंड प्ले, मम्मी डॉक्टर है इस तरीके से, बहुत बढ़िया, तो इसको बेटा इमेजिनेटिव प्ले करेंगे, है ना, प्रिटेंड प्ले इमेजिनेटिव प्ले जब देखते हैं आप, तो इस स्थिति में क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा है हमारा, कोई चाइल्ड है और उसकी मम्मी क्या है टीचर है, तो बच्चा भी क्या है उसको मम्मी को क्या कर रहा है, टीचर वाले काम को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। और आसान बता दो एक, कहो तो एक आसान एग्जांपल बता दो, बताओ यस और नो, यस और नो बताओ। बेटा सीडीपी में प्रतीक्षा मेरी रीट की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ क्लासेस जो हैं 8 तारीख से मेरे को उसमें नहीं देनी है। 8 तारीख से कुछ चीजें एमसीक्यू के साथ मैंने नहीं बनाई, जो अभी ना आप वीओडी जो कोर्स है उसमें सारे टॉपिक पढ़ो, उसके बाद दोबारा से क्लास में, यही सोच रहा था कि कल भी शायद आपका मैसेज था, तो जिसमें जो क्लासेज है 8 तारीख के बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट की कुछ नई क्लासेज आने वाले, ठीक है। ओके यस, तो बस अब देखो यस वाला, जैसे मान ले उस वीडियो में तूने पढ़ ले बेटा एक एग्जांपल, आज एक नया समझ ले। तो मेरे बच्चे जो तुम लड़कियां ना रसोई रसोई खेलते हो, तो ये जो रसोई रसोई घर खेला जाता है ना, ये इमेजिनेटिव प्ले का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तुम क्या करोगे, है ना, अपने आग सामने एक मम्मी से आटा, मम्मी रोटियां बना रही हो, तुम आटा लाओगे, आटा बेल के उसके क्या किचन किचन खेल रहे होगे, है ना। आजकल तुमने एक हाउस हाउस करके हाउस गेम आता है, पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं, छोटे बच्चे हाउस बोट कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा ही है, हाउस बोट है या कुछ है, मेरे याद नहीं आ रहा वो चीज, है ना, कुछ ऐसा गेम बनाते हैं, लड़के बंदूक लेंगे धन 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 धन, देखो लड़कों के अंदर शुरू में धन 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 वाला आ जाता है ना। और तुमने देखो लाल टमाटर, आहा हा हा मजा टमाटर, जो तुम गा रहे हो वही बिल्कुल क्या है, घर घर खेलना, रसोई घर खेलना, ये इसके क्या होते हैं। ये इसमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, जो मैं आपको बता चुका कि हम सही बाकी क्या है गलत। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मेरे बच्चे वो 2+3=5 है, ये तो बता सकते हैं, लेकिन 5=2 प्लस में क्या रखें ये नहीं, तो इसका मतलब चीजों में वो या तो आगे जा सकते हैं या फिर क्या है पीछे। और सेंट्रेशन का मतलब होता है सिर्फ एक सोच रखना,
क्या है, एक सोच रखना। अगर पापा ने कहा कि मैं चॉकलेट नहीं लाया, तो वो ये नहीं समझेंगे कि पापा के पास पैसे नहीं है, उन्हें लगा कि पापा नहीं लाए तो बस रोना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब जब भी आप इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो सेंट्रेशन वो होती है जो एक सोच। जैसे कुछ बच्चे इस क्लास को इस आधार पर कि तो रीट की क्लास है, वो सेंट्रेशन है। लेकिन कुछ बच्चे सी टेट में भी तो यही आता है, रीट में भी यही आता है, यूपी टेट में भी यही आता है, केवीएस की बेसिक शुरुआत भी यही आती है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, सेंट्रेशन नहीं डिसेंट्रेशन। तो एक से ज्यादा सोच हो जाएगी तो डिसेंट्रिक होगा, एक पर्टिकुलर सोच हो गया। इसी को मेरे बच्चे कन्वर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, अभिसारी। तो जो अभिसारी सोच होती है वो इसी के साथ यहीं पर काम करती है। और मेरे बच्चे ये होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई पूछेगा बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कब आता है, तो हमारी सेकंड स्टेज में बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। डन, आगे भाई यहां तक बात समझ में सही है। चलो, अब आपके सामने आते हैं हमारी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में अगर आप देखो, अगर तुम बातें करते रहोगे तो मेरे लिए बड़ा आसान तरीका है, टिक 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 टिक, यहाँ आ जाऊंगा मैं। अगर आपको यहां से चाहिए तो फिर मैं टाइम पास कर रहा हूं तुम्हारे साथ, सीधा यहीं आ जाता हूँ। ठीक है, आओ बताओ। हम्म। बेटा रेगुलर अभी 7 बजे रखेंगे, वैसे दिन में 12 बजे था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से 7 बजे ही आ पाएगा। दिन में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। करे बेटा, जिसको धनवंतरा में टीचर बनना हो, इस नंबर पर ना अपना रिज्यूम भेज दें, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करके फिर देखा जाएगा। यहाँ से सवालों पे आए, है ना। चलो, यहाँ ध्यान दो, पीछे चलो, जरूरी है, पहले थ्योरी पढ़ लो थोड़ा सा। अब देखो, जो तीसरी स्टेज है उसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक। तो मेरे बच्चे बस एक बात याद रखना, जो कॉन्क्रीट में कमियां थी, जो कॉन्क्रीट सॉरी जो प्री ऑपरेशनल में कमियां थी, वो सारी की सारी यहाँ कर क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। और जब वो यहाँ कर पूरी हो जाती हैं, तो जो इरिवर्सिबिलिटी था वो किस में बदल जाता है, रिवर्सिबिलिटी में। तो यहाँ का एक एग्जाम्पल और लो, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से कहा जाएगा कि बच्चा ये समझ लेता है कि अगर कभी कभी जो वाटर है, जो पानी है, उससे क्या बनती है, बर्फ, और वही बर्फ दोबारा क्या बन जाता है, पानी। तो इसका मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट आइस वाटर में कन्वर्ट होगी। इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबिलिटी। कॉन्क्रीट रीजनिंग थिंग का मतलब होता है बच्चा कुछ भी चीज को क्या है, छू लेगे। इसका मतलब वो लॉजिक बताएगा कि भैया अगर फिंगर दिखा रहे 5 और 3 कितना होता है, तो 8 बता देगा। तो इसका मतलब वो हर चीज को छू कर देख कर बता देगा। जैसे उसे पता चल गया कि अगर पानी गैस पे रखा है और गैस चल रही है, तो वो दूर रहेगा कि पानी क्या है, गर्म है। तो इसका मतलब गर्म पानी से बच के रहेगा। इसका मतलब उसमें लॉजिक आना शुरू हो गया। वो चीजों को किस में लगाना शुरू कर देगा, सीरीज में। अब सीरीज में लगाने का मतलब क्या होगा, कि जैसे मान लीजिएगा ये है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, या वो 1 को 2 को 3 को या 4 को। या आपने कभी अपने घरों में किचन में देखा होगा, जो मम्मी ना हमारे किचन में क्या करती हैं, जो वो बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, उन्हें कैसे लाइनों में लगा के रखती है। वो सीरिएशन का एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब जब भी आपके सामने ये वाली बात आए, जैसे मेरी क्लास की सीरीज का मतलब होता है कि जैसे मैं क्लास डेली ले रहा हूं, तो मेरी क्लास सीरीज चल गई 1 2 3 4 5 है। सेम तरीके से सीरिएशन है। जैसे आप इस क्लास में आओगे तो आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं अपनी क्लास के दौरान आपको बार बार बोलूं, बेटा लाइक करो शेयर करो, लाइक करो शेयर करो। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं इस बात के साथ, क्योंकि मेरा काम तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारा काम इस क्लास को पसंद करना और आगे बढ़ाना है। अब आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आगे बढ़ा देना, नहीं बढ़ाओगे तो इसका मतलब सीरीज क्या है, वहीं खत्म हो जाएगी। तो सीरीज का मतलब ये है कि किसी काम को आप सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना। जी, अब इसके बाद मेरे बच्चे एक आता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिक हो गए ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, जब आप डिसेंट्रिक होंगे तो याद रखना क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। और जब आप डाइवर्जेंट होंगे तो इसका मतलब अपसारी होंगे। अपसारी का मतलब है कि आपकी जो सोच है, अब वो एक तरीके से काम नहीं करती, अनेक तरीकों से काम करते हैं। तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि रोहित सर जब सीडीपी पढ़ाते हैं तो उनकी क्लास खाली सी टेट में ही काम नहीं आएगी, उनकी क्लास क्या है, रीट में। आज की क्लास रीट में नहीं, एच टेट में भी काम आएगी, एच टेट में नहीं, असम टेट में भी काम आएगी। तो इसका मतलब ये सारी चीजों को सोचना क्या कहलाएगा, डिसेंट्रिक सोचेगा। जैसे आप लोग अपना कोई ड्रेस खरीद के लाए,
तो जब आप कोई ड्रेस खरीद के लाए तो आपने क्या करा, आज ड्रेस खरीदी और ये दिमाग में लगा यार इस फंक्शन में पहननी है, उस फंक्शन में पहनने ही वाला। और नॉर्मल लड़के क्या करते हैं, आज नया खरीदेंगे कल ही पहन के चल देंगे, चाहे क्रिकेट खेलने क्यों ना जाना हो। तो इसलिए मेरे बच्चों, और देखो लड़कियों के साथ कितना बढ़िया काम होता है कि वो कोई ड्रेस जब खरीद के लाती है ना, तो आगे आने वाले 4 फंक्शन पहले डिसाइड कर लेती है इस बात के साथ कि इस ड्रेस को कब कब कहाँ कहाँ पहनना है कि नहीं। बस। तो इसलिए, और कंजर्वेशन का मतलब होता है भैया, देखो ये वाली बात, ये तो सिंपल फंडा है, तुमने आज तक देखा था कि दो दिखने वाली चीज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर उनका साइज सेम है, मतलब वो 1 लीटर की है, तो 1 लीटर की चीज चौड़ी हो सकती है, 1 लीटर की चीज लंबी हो सकती है, लेकिन उनमें आने वाली जो मात्रा हमेशा क्या होगी, 1 लीटर ही होगी। वस्तु स्थित्व की, जो वस्तु स्थायित्व की अवस्था है, मेरे बच्चे हमारे बीच में एक महान बालक आया, होनार बालक, वो हमसे जानना चाहता है ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, सोनी मांडी। तो सोनी मांडी को जरा सोना सोना जवाब दो। चलो मेरे बच्चे, नाक मत कटवा देना, नहीं तुम्हारी नाक काट दूंगा, ध्यान रखना, सुपन खा की तरह। डिचेक, जल्दी बताओ, बताओ इस बच्चे को जवाब दो। ये बच्चा जवाब, उपदेश सर जी, प्रॉब्लम सोल्व करें, हो गया ना उपदेश, अरे चिल मार मेरे बच्चे, थैंक यू बोल। हाँ, तो जो मैंने फ्री एक नया साल का गिफ्ट दिया है बगा, है कि नहीं। चलो बताओ जल्दी, मेरे बच्चे बताना जरा। सोनी जी आपके सवाल का जवाब दे दिया हमारे बच्चों ने, देख लो एक बार जरा। बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम्हारी नाक ऐसे ही बनी रहे, है ना, मेरी भी नाक बनी रही, तुम्हारी भी, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने इस सवाल का जो जवाब दिया है, डन। हाँ जी, तो आपने इस सवाल का जवाब दे दिया बेटा, कंजर्वेशन पता चल गया, इसका मतलब 1 लीटर की चीज छोटी या बड़ी हो सकती है दिखने में, लेकिन 1 लीटर में हमेशा कितना आएगा, 1 लीटर ही आएगा। पंजाब टेट भी लिखो भैया, डाइवर्जेंट में एक और लिखो, पी टेट भी, और भी लिखो बेटा, ऊ टेट भी लिख दूं, उड़ीसा टेट, अरे पगलो, रेस्ट टेट, ओल्ड टेट लिख दिया मेरे यार, ऐसा मत करो मेरे जीवन में। चलो, अब आ जाती है अंतिम और चौथी अवस्था, जो सबसे क्या है, समझदारों वाली बात। देखो चौथी अवस्था आती है जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हो, वो कहना चाहता है इस बात के साथ कि भैया ये वो अवस्था है जिसमें सब लॉजिक, सब दिमाग, सब जैसे तुम्हारे सामने। तुमने कभी ऐसा करा है कि मतलब तुम्हें पैसे बचाने हो, तुम्हें कहीं जाना हो, तो आप पैसों को क्या करते हो, बचाना शुरू कर देते हो। जैसे मान सकते हैं इस तरीके से कि मान लो किसी पिकनिक पे जाना हो, मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, तो कभी आपने 10 रुपए बचा लिए सामान में से, कभी 12 बचा लिए, कभी मतलब अपना कोई खर्चा ही नहीं करा बाहर जाके। तो ये जब सारी परिस्थितियां आप लेके चलते हैं, तो इन सारी परिस्थितियों को आप याद रखिएगा, एक कदम आगे चलना। जो बच्चे आज मेरे साथ पढ़ रहे हैं ये सोच के कि आगे आने वाले एग्जाम में फायदा जरूर देगा, तो उनकी सोच क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो जब जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में होते हो, आप हमेशा एक कदम आगे रहते हो। डिडक्टिव थिंकिंग कहता है जैसे आपने कहा किसी चीज को हटाना, जैसे आपने मान लो कि ए बी सी 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, और आपने कहा यार ये भी जवाब नहीं हो सकता, ये भी जवाब नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब जो आप में कमियां हैं उन्हें आप निकालते रहें, तो वो क्या कहलाएगा, डिडक्टिव कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्या, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कहता है प्लान आपके सामने, एक होता है प्लान ए और एक होता है प्लान बी। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जब आप कुछ काम करने के, मतलब मान लो कि हमें जीवन में कुछ काम करना, तो पहला प्लान अगर काम नहीं आता, तो हमारे दिमाग में जो दूसरा प्लान बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल। मतलब ऐसी परिस्थिति कि जब पहले वाला काम ना आए तो दूसरे वाला प्लान ऑलरेडी क्या रहे, एक्टिव। तुमने मनी हीस्ट करके एक प्रोग्राम आया होगा, देखा था कि नहीं देखा था। तुमने देखे हो ना, कोई एक मूवी होगी जैसे मनी हीस्ट है, या फिर आपने कई बार मूवी देखी होगी, एक वो मूवी आई थी धूम, तो उसमें जो होता था, तो जब आपके सामने हमेशा प्लान बी एक्टिवेट रहता है, वो आपको क्या कहलाएगा, फॉर्मल वाला। नाउ आपके सामने एक होता है कि जब आपका दिमाग अपनी मतलब मैक्सिमम लेवल पर सोचने पर होता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, ये वाला। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पूछा जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। बाकी जहां मेटाकॉग्निशन स्किल आ जाए, सोचने के ऊपर भी सोचना, सोचने से आगे भी सोचना, इसका मतलब सोचने का वो प्रारूप जिसमें आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका मेंटल एबिलिटी या मेंटल कॉग्निशन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है, ये रहा आपके सामने जो हमारा सवाल है। आप पहला सवाल रेडी भाई, सवालों के लिए कितने दोगे सवालों के जवाब, जितने पूछो उतने दोगे या एक दो कम दोगे, बताओ क्या लग रहा है, कैसी तैयारी करोगे आज।
रेडी? चलिए, तो आपने यहां पर जो सवाल आप दे रहे हैं देख लेते हैं आपके सामने। पहला सवाल 100%, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं बताओ। जो हमारे जीन प्याजे हैं वो हमारे किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं बताइएगा। आपके द्वारा इस क्लास को लाइक की गई संख्या 460 है। आप इस क्लास में जो बालक हैं वो 1200 हैं, तो आप सोचेगा आपने 1/3 क्लास बच्चों ने लाइक की है, बाकी बच्चे क्या किसी और को पसंद करने आए हो? हैं? क्या आप बात करते हो यार। चलिएगा, तो पहले सवाल का जवाब जो प्याजे हैं बहुत बड़े स्पीड से देते हैं। भाई प्याजे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए नहीं, क्योंकि इसके लिए मेरे बच्चे अगर पूछ लेगा तो जो चोम्स्की है वो याद रखना। सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं, यौन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर सेक्सुअल की जगह वो आ जाता, साइकोडायनामिक आ जाता, तब बात अलग थी। कोग्निटिव के लिए हमेशा याद रखना क्या कहलाएगा, जीन प्याजे जाने जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट के लिए मेरे बच्चे याद रखना, आप वो मत लिख देना गलती से भी वाइगोत्स की लिख लो। सोशल डेवलपमेंट में जो सोशलाइजेशन के साथ साइको सोशल थ्योरी में ना आपके एरिक्सन साहब जाने जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा याद रखना वो सोशो कल्चर के लिए वाइगोत्स की होंगी। नोट अटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं, तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। बहुत स्पीड से जवाब देना है, बहुत स्पीड से। बाकी मैं आंसर के अलावा किसी के मैसेज नहीं पढ़वाऊं, पहले बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या है आपके सामने दूसरा। आपको प्याजे के अनुसार जो है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा। मतलब जो आप चीजों का सिस्टमेटिक अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हो उसे क्या कहा जाता है। बहुत प्यारा सवाल है बेटा। बेंडूरा तब आएगा जब सोशल लर्निंग थ्योरी होगी। सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में एरिक्सन आएगा, सोशल लर्निंग में बेंडूरा आएगा। इन बातों का अपन को ध्यान रखना है बिल्कुल। पोल नहीं दूंगा बेटा, पोल इसने नहीं दूंगा क्योंकि पोल ना बहुत टाइम खा जाता है यार मेरा। हाँ, नंबर आपने दो का जवाब दे रहे हो, दो का जवाब आपने क्या दे, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सही है। हम ये जानते हैं कि जो भी सिस्टमेटिक वे से आप एक्सपीरियंस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा वो पिक्चर, वो मेंटल पिक्चर जो हमारे दिमाग में हमेशा क्या है, बनी रहती है। तो सवाल नंबर दो का जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने, ये रहा। जीन पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली पारस्परिक क्रिया का जो समतुल्यन है, मतलब जो मेरे बच्चे इंटरेक्शन उसने बताया है, इक्विवेलेंस करना। बहुत प्यारा सवाल, आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जवाब तुम्हारा होगा। ये बोलता है हम तुम्हारे हैं सनम, बस तुम देख के तो देखो अपनी जान, है ना। आओ, इस सवाल में वो तुमसे कह रहा है हम तुम्हारे हैं सनम, देखे जरा कौन है भैया, आओ जरा। बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे सर जी इस सवाल का जवाब दे दो आपके सामने यहां पर। तो नंबर 3 में जो जवाब दे रहे हैं वो ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, बी। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोला जाता है, एडेप्टेशन। बी कितने लोगों ने लगाया है, बी किसने, 3 का जवाब बी कितने लोगों ने जगाया। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दे रहा हो आज तुम। नजर ना लगे तुम्हें मेरी, काला टीका लगाओ मेरी तरफ से। ये लो भैया काला टीका छोटे वाला, ताकि दिखे ना। आओ, परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं पर समाये। बस दो मूल प्रक्रियाएं बताओ कौन सी हैं। बहुत बढ़िया जा रहा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब दो। जीन पियाजे के हिसाब से आपको बताना है कि जो दो मूल प्रक्रियाएं हैं, वो जो दो मूल एडेप्टेशन थ्योरी है कंप्राइज करता है, वो कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा स्पीड कम नहीं करनी भैया, अपना गियर आज 5 वाला लगना है बिल्कुल सीधा। तो इसका मतलब ये वाला, ये छोटा टिक, अरे मेरे यहाँ से भैया, यहाँ से कौन सा मेल, जितना मेल निकल के आया उतना मैंने लगा दिया। तुम क्या सोच रहे थे वहां काजल लगता है, अरे काजल यहाँ से लगता है। तुम भी मेरे यार कॉमन सेंस ही नहीं लगाते। यहाँ से लगाता तो फिर भैया बड़ा टीका लगता, यहाँ फिर लगाता तो ऐसा लगता बड़ा वाला टीका, लेकिन मैंने कहाँ से लगाया था, यहाँ से। चलो, तुम भी कहोगे कैसा मास्टर है, क्या क्या बोलता रहता है। पर खुश रहो, पढ़ते रहो, क्या टेंशन ले रहे हो। नंबर 4 का जवाब एकोमोडेशन और क्या हो जाएगा, एसिमुलेशन, समायोजन और आत्मसात करने। तो इसका मतलब भैया अगर किसी ने तुमसे सवाल पूछ लिया कि जो बीवी आई है ना, जो पत्नी ने, जो पत्नी ने, पत्नी गलत लिख रहा हूं मैं,
ऐसे लिखा जाएगा है? अरे नहीं यार, भैया बीवी लिख लो। पत्नी मेरे को लग रहा कंफ्यूजन में आ गया है ना। तो बीवी अगर ना बदल पाए, बीवी जैसा है वैसा के वैसा पसंद कर लेगी, तो इसका मतलब क्या है, एसिमिलेशन है। और बीवी बेटा अगर परिवर्तन कर देगी तो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन है। याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। वो पत्नी की अंग्रेजी गलत होगी मेरे यार। अरे तुम क्या सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था तुम्हें बस पढ़ाना, है ना। लिख दिया ये वाला। अरे पगलो, तै तै न ई भाई, जिसका किसी को पता नहीं वो याद रखना पत्नी। अगर जीवन में कभी भी कोई बदलाव आ रहा है तो यहां ध्यान रखना, ठीक है, कब बदल जाए। आगे बढ़ो, नंबर 4 का तुमने जवाब दे दिया, है ना। आगे देखेंगे नंबर 5। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन बनाती है, उसको क्या बोला जाता है। मेरे बच्चे गलत ना करना बिल्कुल भी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अरे पहले वाला सही था पगलो, दूसरा तो गलत। पहला प्यार सच्चा, दूसरे बात क्या है, फिर तो कुछ नहीं। आगे देखो। हाँ, पहले वाली पत्नी सही। चलो ध्यान दो इस पे यार। अरे ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हंसी मजाक में पढ़ते रहो, बस ज्ञान कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। नंबर मेरे बच्चे 5 का जवाब दो। अरे सही थी, मैं जानता हूं, तो मैं तुम्हारे साथ मजे लेता रहता हूं यार। नंबर आपने 5 का अगर जवाब दिया, तो सवाल नंबर 5 का जवाब क्या होगा भाई। 5 का जवाब, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो याद रखना इस सवाल से पहले पूरे 1000 लाइक हो जाने चाहिए, वरना मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। आज तुम्हारी मोहब्बत का और मेरी मोहब्बत का संतुलन होना है। आज लाइक के बराबर लाइक होगा। तो भैया जहां संतुलन की बात करेगी, संतुलन को संतुलन के पास ही लेके चलेंगे। तो इसको भैया जब दोनों को, नए और पुराने को समझना आ जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन। और इसी को क्या बोला जाता है, संतुलन। इन्होंने 1000 लाइक करे कि नहीं करे भाई। हाँ, तो दिल पे बात आ गई भाई, दिल पे बात आ गई आज तो। चलो आगे वाला सवाल तो दूंगा, बट आगे देखेंगे, है ना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। आज पता चल गया भाई तुम्हें मेरे से प्यार नहीं रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो तुम। सवाल नंबर 6 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। बहुत बढ़िया। बस एक एक बार लाइक करना, दो दो बार मत करती हो। तो आपने सवाल पूछा है पियाजे के अनुसार संज्ञान, फटाफट बताओ बेटा, संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्टेजेज है। तो यहाँ नंबर जो आ रहा है 6, सवाल नंबर 6 का जो जवाब आप दे रहे हैं, तो नंबर 6 में जितने भी मेरे बच्चों ने जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर 6, बहुत बढ़िया। अरे पगलेटो, आओ जरा। 3 स्टेज देने वाला अगर कोई इंसान है तो उसका नाम याद रखना कोलबर्ग। 4 स्टेज देने वाले में याद रखना क्या है, पियाजे। 5 स्टेज में याद रखना यूरी फ्रेन ब्रोन ब्रोनर है, यूरी फ्रेन ब्रोन ब्रोनर है ना, यूरी फ्रेन ब्रोन ब्रोनर। हाँ, 6 स्टेज वाली अगर कोई बात करेगा तो याद रखना ये मेरे बच्चे सेंसरी की सब स्टेज है। सेंसरी की क्या होगी, सब स्टेजेस जो है वो कितनी है, 6 हैं। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है, ये क्या होगा, सलमान प्रियंका चले फ्रांस। क्या याद रखोगे, सलमान प्रियंका चले फ्रांस। इस सवाल का जो जवाब है आपके सामने मैंने दे दिया। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने हमारा 7 नंबर। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या कहा, उड़ा दो। 1 मिनट में सवाल का जवाब दो बेटा। हाँ, एच टेट किसका है, हरियाणा का, है ना। ना ना, वो किसका नहीं है बेटा, वो किस वाला अलग है ना। एच टेट हरियाणा का एग्जाम है। चलो, आपके सामने अगर यहां पर आया तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ये वाला, जिसमें आपने कहा कि हमें बताओ जरा फटाफट ये, कि निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या बोला था। तो मेरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर सवाल नंबर 7 का जवाब आप लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, इसको बोला जाता है जीववाद। सजीव चिंतन बोला जाएगा, ये भी सही है। नहीं तो इसको बेटा क्या बोला जाएगा, जीववाद। तो जितने लोगों ने जीववाद चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारा नया नंबर जो हमारा आज का है 8 नंबर।
पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, बताओ। 4 से 8 महीने में बच्चे में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, फटाफट बताइएगा। चलो इसके बारे में एक बात बता दे तो RPSCTM, पहले वाला मेरे बच्चे याद रखना 30 डेज का होगा, फिर 1 से लेके 4 महीने होगा, ये बेटा 4 से लेके 8 महीने होगा, ये 8 से लेके क्या होगा 12 महीने होगा, ये 12 से क्या होगा 18 महीने होगा, और ये 18 से क्या होगा 24। तो तुम्हें पता है इसने 4 से 8 पूछा, ये रहा। तो यहां पर देखो पहले वाला दूसरे वाला कौन सा, ये होता है सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी होता है उसमें याद रखना दो चीजें, जैसे एक और ये रहा दो। तो जब बच्चा है आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन कनेक्शन करना शुरू कर देता है तो हमारी कौन सी स्टेज हो जाती है, बी वाली। तो जिन्होंने बी जवाब दिया वो एकदम क्या है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर आपके सामने 8 के बाद 9 है। आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि आपको मुझे बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें इसका जवाब पता है तो वो ट्रिक जरूर बताना जो मैंने तुम्हें बताई है जी। बताओ जरा, सवाल नंबर 9 का जवाब दो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। बहुत बढ़िया बेटा, दिल्ली को छोड़ के अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं से भी हैं तो आपको याद रखिएगा सीटेट में आपका स्कोर 90 मार्क्स होना चाहिए। हम्म। आपने अगर इस सवाल का जवाब यहां पर चुना है नंबर 9 का, तो नंबर 9 का जो जवाब आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो याद है कि नहीं है, कुछ लोग गड़बड़ दे देंगे, प्री ऑपरेशनल प्री ऑपरेशन। मौसमी बिल्कुल सही जवाब दे रहे, शाबाश मेरे बच्चे, है ना। तो अवंतिका राय जो है वो भी गलत जवाब दे रहे हैं। जो कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जब आपके सामने मेरे बच्चे, अनुसरण करना और सिंबॉलिक दो अलग अलग चीजें थी। मैंने आपसे कहा यहाँ पर क्या है, इमिटेट करना, और इमिटेट का मतलब मेरे बच्चे GOI बताया था कि नहीं बताया था। आई का मतलब इमिटेशन, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए था। अब बताओ अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। सारों का एक सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए था और मैंने इतने प्यार से पढ़ाया था, देखो जरा। इसीलिए तो कहता हूं थ्योरी ध्यान से पढ़ा करो। थ्योरी अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो देखो कितना लिखा है, GOI लिखा है ना, अनुकरण करना। कौन सी स्टेज में है, ये रहा। लिखो जरा सारे के सारे स्पीड के साथ, है ना। CDP बाय रोहित सर लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो जो तुम्हारा मन करे लिख लेना। फिलहाल सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नया नंबर, थोड़ा ध्यान से पढ़ो यार। ऐसे देखो, जब पढ़ा दिया समझा दिया उसके बाद गलती करोगे तो गलत हो जाएगा ना तुम्हारे, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, नंबर 9 हो गया। नंबर 10, पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सिंबॉलिक वाली जो बात है, सिंबल्स वाली जो बात है, ये भी मैंने ट्रिक में बताई है। फटाफट जवाब दीजिएगा क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो नंबर आपके सामने नया है हमारा, जिसका नंबर क्या है, 10 है। सवाल नंबर 10 का जवाब दीजिएगा जरा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। हम्म। नंबर 10 अगर आप जवाब दे रहे हैं तो सवाल नंबर 10 का अगर आपने जवाब दिया होगा तो 10 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे सीधा सीधा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो अगर आपने कहा सिंबॉलिक एस से मेरे बच्चे मैंने क्या सिखाया था, सेकंड, और वही था जो शक्तिमान वाली बात बताई थी। और जो सेकंड स्टेज होती है वो कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए लिखा वो बिल्कुल क्या है, सही। नंबर नेक्स्ट देखो जरा, सवाल नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर हमारे लिए 11 बन रहा है तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित हो जाती है। तो आपको बताना है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो कब शुरू हो जाती है। ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ बताइएगा। चलो आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया नंबर 11 में, तो हाइपोथेटिकल मैंने क्या बताया था, प्लान बी। और जो प्लान बी है मेरे बच्चों कहां पर दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, अमूर्त में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी।
ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को बताता है। देखो नंबर 12 थोड़ा सा घुमा के दिया, लेकिन घुमा के दे ले चाहे कैसे भी दे ले, अपने को दिमाग क्या कहता है कि ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रिया करना। तो नंबर 12 का जो जवाब है वो क्या है? सवाल नंबर 12 का जो जवाब होगा वो क्या होगा बताओ। नंबर 12 का जो जवाब होगा वो क्या है? सवाल नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा जवाब? चलो आपने अगर इस सवाल के साथ आ रहे हो नंबर 12 के साथ, तो सवाल नंबर 12 में बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, शाबाश। क्या पकड़ा अपने ने? कंक्रीट। कंक्रीट कहाँ मिल रहा है? सी। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बच्चे? पियाजे के संज्ञानात्मक ठोस वस्तुएं, और ठोस को जो बोला गया उसने क्या बोला है? मूर्त। शाबाश। नंबर 13 दिखते उड़ाओ। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है? तो आपको बताना है पियाजे के हिसाब से किसकी भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नंबर 13 में आपको जवाब देना है, सवाल नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। सवाल नंबर 13 का जवाब दो जरा। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल में यहां पर जवाब दे रहे हैं नंबर 13 का, आपने कहा सर जी ए लगाओ। मेरे बच्चे जितने लोगों ने ए लगाया है वो तो सही है, लेकिन जितने लोगों ने बी लगाया वो फिलहाल क्या है? गलत है। क्योंकि क्या कहना चाहता है कि बताइएगा विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका? तो मैंने बताया बच्चा अपने आप से सीखेगा, तो फिजिकल वर्ल्ड के अनुभव, अपने आप से अनुभवों से सीखना। अनुकरण करना, कॉपी करना, पुनर्बलन करना, भाषा करना ना। तुम अनुकरण की प्रक्रिया उसमें आती है, बट अनुकरण करेगा तो मेरे बच्चे ये तो लर्निंग, ये याद रखना जो बेंडूरा की थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी, वो अनुकरण करने वाला। पुनर्बलन क्या? स्किनर वाली लैंग्वेज के बारे में, क्या स्किनर भी चोम्स्की भी सब बात करते हैं। तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? सबसे पहले याद रखना कॉपी करने से ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को। यहां अनुकरण करने वाली बात अगर आप देखेंगे इमिटेशन में, तो आप इसे एसएलटी में देखते हो या आपने स्किनर की थ्योरी में भी जब आप देखेंगे तो नॉर्मल, बट आप इसे उसमें याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त अवस्था में कौन सी योग्यता नहीं है? मतलब प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट स्टेज की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है, बताइएगा। मनीषा यादव। चलिए मेरे बच्चे मैं बताता हूँ, एक ना हमारी जो क्लास थी वो हुई थी, होने के बाद उसका क्या हुआ, उसके पोर्टल पर शायद कुछ एरर आया था। तो वो क्लास ना कल मैं ऑफलाइन पढ़ाने वाला हूँ, तो है हमने शायद एक बार देखो अपने, वैसे तो पोर्टल में वो ना पोर्टल से ही डिलीट हो गई थी, वो दोबारा आ गई है। या तो देखो वो आ चुकी है, नहीं आई तो बेटा मैं उसे कल दोबारा पढ़ाऊँ और दोबारा दे दूँ। टेंशन काहे ले रहे हो? तुम्हारा भाई है ना अभी। आज तक हुआ ऐसा कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सोल्व ना करी हो? बस तो वो क्या हुआ कि पोर्टल से ही कोई टेक्निकल चीज है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते कभी कभी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जानते हैं मैंने वो क्लास ली थी, क्लास लेने के बाद वो पोर्टल पर क्या हो प्रोसेसिंग नहीं हुई, पता नहीं क्यों। चलो नंबर आपके सामने 14 है, सवाल नंबर 14 का जवाब जितने भी मेरे बच्चों ने जवाब दिया, देखो इस सवाल में 100% कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। तो 14 का जो जवाब है वो क्या होगा? याद रखना, देखो आपने क्या कर दिया, बच्चों में कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आइडिया, बहुत प्यारा सवाल था, एक बार पोल देना इस सवाल का। एक बार पोल दे रहा हूं मैं, पोल में जवाब सोच समझ के बदलना। बच्चा मैसेज कर रहा है कि नहीं है? चली गई क्या? तो एक बार मैसेज ड्रॉप करवाओ सारे बैच में कि वो क्लास आ चुकी है। मैसेज करवा दो एक बार। हम्म। डन। चलिए 14 में जो आपने जवाब दे रहे हो, आपने कहा सर जी लगाओ इसमें ऑप्शन नंबर, पोल देख लेगा वो तो, खैर मैं क्या दे रहा हूँ।
चलिए, आपने अगर इसमें हुआ यहां, तो जितने लोगों ने जवाब दिया मेरे बच्चे देखो, कॉन्क्रीट स्टेज वो वाली होती है जिसमें बच्चे में धीरे धीरे क्या देगा, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट मार्क बाय द फॉलोइंग, कि किसके साथ, उसमें विचार की विलोम्यता आ जाती है, मानसिक द्वंद्व चलते हैं, संरक्षण चलता है, क्रमबद्ध पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो आपने जब नंबर 14 को देखा, तो एक बात याद रखना, इसे तो कहा जा सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन पूरी तरह नहीं हो सोल्व कर पाता, ये सही है। मेंटल कन्फ्लिक्ट रहते हैं क्योंकि भाई तर्क मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कंफ्यूजन आ गई। चीजों में कंजर्वेशन आ जाता है, ये हम तो जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे इसने क्या लिखा था, यूज ऑफ होल पार्ट कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे होल पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट किस में आएगा, जिसमें पूरी तरह सोच पाएगा, और वो कहां पर जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में। सीक्वेंस ना कॉन्क्रीट में आ जाएगा, लेकिन किसी चीज को पूरी तरीके से प्रयोग करना, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ जो जाना, वो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर डी में। मानसिक द्वंद ना कॉन्फ्लिक्ट तो तीसरे में भी आ सकता है, लॉजिक नहीं लग पा रहा तो इसका मतलब बच्चा परेशान हो गया, पहला। कॉन्ट्रडिक्शन, किसी ने बात बताई उसे समझ में नहीं आई, तर्क नहीं लगा तो दिक्कत आ गया। जैसे मैं कोई बात बता रहा हूं तुम्हें, तो उसमें तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेकिन हम जीवन में कभी ये तो कह ही नहीं सकते कि आप पूर्ण अंश प्रत्यय, मतलब हर चीज को पूर्णता से प्राप्त करना, ये तो हमारे इस जीवन में उपलब्ध नहीं, तो तब तो क्या होगा। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। बाकी सारी विशेषताएं हैं कि बच्चे को कॉन्ट्रडिक्शन होता है कॉन्क्रीट में, हाँ जी। बच्चे में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हाँ जी। बच्चा कन्वर्जेशन वो कंजर्वेशन कर सकता है, हाँ जी। लेकिन सीक्वेंस कर देगा, लेकिन वो किसी चीज को एज ए होल पढ़ेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। डन। कैसा लगा सवाल? तुम अगर नोटिस करोगे, देखोगे, तो देखो पियाजे के सवाल, अब अगर यही सवाल तुम मुझसे सी टेट में देखते तो नहीं आते, लेकिन अगर ये सवाल तुम यहां देख रहे हो, तो तुम्हें हर रोज कुछ नया मिल रहा है। नेक्स्ट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये देखो, तुम कैसे हवा की तरह देखोगे, है ना, समझ गए ना, बस समझा करो, कोई टेंशन ना लिया करो। बताइएगा क्या होगा नंबर 15 का जवाब, सवाल नंबर 15 का क्या जवाब दोगे, क्वेश्चन नंबर 15। चलो, अब आपने अगर इस सवाल के जवाब के साथ जा रहे हो, तो नंबर 15, शाबाश मेरे बच्चे। तो सेंसरी है, प्री ऑपरेशनल है, एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेशनल कहां होती है? नंबर 3 ये बताओ, पोस्ट ऑपरेशनल जो स्टेज है, ये किसने दी है? देखो मेरा बच्चा कौन सा होशियार है, किसने दिया, फटाफट दो। जिसने दिया आज उसे केवीएस का बैच फ्री, और बोलो तुम। जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया उसे आज केवीएस का बैच फ्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट। देखते हैं किसका मैसेज आता है। बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब सी है, पोस्ट ऑपरेशनल कोलबर्ग। साक्षी तिवारी का सबसे पहले जवाब आया, उसके बाद रीट में बेटा होना तो है। कोलबर्ग के लिए बहुत 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 एरिक एरिक्सन भी आने लगा। साबास 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 साबास, स्पीड के साथ। तो कौन बना इस क्लास का विजेता, जिन्होंने जीता केवीएस का बैच? अरे पगलो, तुम्हें केवीएस का बैच खरीदना पड़ेगा। तुम्हें केवीएस का बैच पढ़ने की, इसका मतलब तुम्हारी जो जानकारी है वो थोड़ी कमजोर है पगलो। पोस्ट ऑपरेशनल है कि पोस्ट कन्वेंशनल है? कैसा लगा है मेरे बच्चे? प्री ऑपरेशनल थोड़ी ना, वो क्या बोलता है, क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तुमने क्या लिख दिया? इसीलिए मैं कहता हूं तुम ऊपर ऊपर पढ़ते हो, तुम्हारा जीवन इसीलिए गड़बड़ कर जाता है। तुम्हें ना वो ना, तुम पता नहीं कहां पढ़ के आते हो। अरे मैं तुम्हारे अंदर के दिमाग के सारे पेंच खोलने आया हूं, ध्यान रखना। मैं यूट्यूब से जिस दिन जाऊंगा, उस दिन तुम सोचोगे तो मास्टर कुछ तो करके गया था। एक भी बच्चे को फ्री बैच नहीं मिला, इसलिए अध्ययन के बैच आज आखिरी तारीख है। मैं दिखा देता हूं, जितने भी बच्चे सीटेट पास हैं, रीटेट रीट वाले तो सीटेट पास होंगे। देखो, बैच मिलेगा तो तुम्हें दिखा दूंगा, लिंक डलवा देंगे। नहीं भैया, इसमें नहीं है, ये रहा। तो जितने बालकों को बैच चाहिए भैया, हाँ, इधर गए तुम। ये रहा, जो भी जिसे भी केवी
अब तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अब मत कहना मैंने प्रचार करा है, तुमने प्रचार करवाया, मेरे तो याद ही नहीं रहा था। है कि वो पोस्ट कन्वेंशनल होता था, तुमने पोस्ट ऑपरेशनल ले दिया। सर आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दिस आंसर। अच्छा भाई अब कैसे सेटिस्फाई करूं, बता था, पता था सर इसलिए नहीं बोला ना, ना पोस्ट ऑपरेशनल किसी ने नहीं बोला था। ठीक है, डन, आगे बढ़े। अच्छा आज रात तक का डिस्काउंट बाकी है, लगा ले, कल सुबह 12 बजे तक होगा। 1,000 रुपए, कल के बाद 500 रुपए देने हैं। नेक्स्ट 16, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस बात, इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, बताओ, फटाफट बताइएगा जी। आपकी वजह से मेरा क्लियर होगा, बहुत बढ़िया, अरे पढ़ते रहो सब हो जाएगा। शाबाश शाबाश, पढ़ो। हम्म, बेटा नहीं चाहिए तुम्हें कुछ भी, आओगे तो तुम यही जो मर्जी कर लेना बस। चलो नंबर आपके सामने नया है, सवाल नंबर जो हमारा है 16। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं उसका श्रेय क्या, भाई अपने आप से बना रहे हो, सृजन कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो सीधी सी बात है ये क्या करता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, प्याज खाओ प्याज खाओ प्याज खाओ। तो जो प्याजे हैं वो कहते हैं बच्चा अपना क्या होता है, नन्ना वैज्ञानिक खुद ही आविष्कार करेगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, नया नंबर आपकी स्क्रीन पर 17। निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक स्तर का निर्धारक तत्व नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में प्याजे कहता है आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। स्विट्जरलैंड के निवासी प्याजे बताते हैं कि इनमें से कौन सा मेरा नहीं है, बताओ। प्याजे बोलते हैं कि बाकी सारे मेरे हैं लेकिन एक क्या है, किसी पड़ोसी का है। बताओ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने अगर नंबर 17 पर जवाब दिया तो सवाल नंबर 17 में आप जो कहते हैं ये वाला, सर जी मेरे भाई डाउट पूछ लो, मेरे बच्चे डाउट पूछ लो, मैं बताता जाऊंगा, तुम्हारा भाई डाउट से तो आगे बिल्कुल खड़ा है एकदम, चिंता क्या कर रहा हूँ। नंबर आपने जो जवाब दिए यहाँ पर सवाल नंबर 17 नंबर 17, तो 17 का जवाब कहता है देखो, आई डोंट लाइक सोसाइटी, आई डोंट लाइक पीपल लाइक है ना, सामाजिक संचरण वाले, मुझे अनुभव पर, संतुलनीकरण पर इनमें से कोई नहीं या नहीं, हम सीधा सीधा। और इसके बारे में तो बात करते हैं कौन, वाइगोत्स्की। आगे देखेंगे नया नंबर 18। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, कि एक टीचर की जो सबसे जरूरी क्वालिटीज हैं वो कौन सी है, बताइएगा। आपके सामने नंबर 18 है और 18 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, सवाल नंबर 18 ऑप्शन नंबर ABC। चलो नंबर आपने सवाल नंबर 18 का अगर जवाब दिया तो 18 का जवाब क्या होगा, उसने कहा कि भाई इनफ्लेक्सिबिलिटी, गलत बात, मतलब निरंकुशता वाली बात, आधिकारिक, कठोरता, प्रभुत्व, वो क्या कहते हैं, लचीला, फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, बहुत बढ़िया, नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट नंबर देखो आपके सामने क्या होगा, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया था, नंबर आपके सामने 19 है, चलो। अब आपने अगर यहां पर कहा विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं ये, तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ABCD में अगर होगा तो 19 का जवाब मेरे बच्चे क्या है, जीन पियाजे, क्या होगा, जीन पियाजे। तो जितने लोगों ने यहां पर लिखा है जीन पियाजे वो बिल्कुल क्या है, सही है, बढ़िया है, एकदम आते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, चलेगा। अच्छा एक काम और कर लेना, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, PSYCHOLOGY, द साइकोलॉजी ऑफ क्या होगा, चाइल्ड। ये किताब मेरे बच्चे याद रखना, चाइल्ड भी और इंटेलिजेंस, INTELLIGENC, सुनो ध्यान से। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है, तो याद रखना जीन पियाजे ने। कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात कि भैया द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस किसने लिखी है, तो भी याद रखना जीन पियाजे वाली बात। और अगर आपके सामने एक सवाल एक और आ जाए, तो आपने बिहेवियर इवेल्युएशन या देखा होगा, तो ये जो किताबें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, पियाजे द्वारा, तो इन्हें भूलना मत क्योंकि रीट में स्टेट में किताबें आ सकती हैं। डन, चलो। पियाजे के अनुसार बच्चे को सोच की बजाय डैश में व्यस्क से, मतलब प्याजे के अनुसार बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो कैसे अलग होती है आपको बताना है, फटाफट बताइएगा जी।
चलो बेटा, कोई नंबर वंबर नहीं बढ़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसे देखना भी, इस बारे में तो मैं कुछ भी बोलूँ गलत होगा फिर। नंबर आपके सामने जो आ रहा है, सवाल नंबर 20 का जवाब दो, क्या होगा? चलो, तो सवाल में अगर आपने जवाब दिया है नंबर हमारा 20, और 20 का जवाब अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर सी, नहीं बेटा, याद रखना, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग्स डिफर इन, क्या होगा, काइंड, एन क्या होगा, अमाउंट। तो जितने लोगों ने सवाल नंबर 20 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या लिखा है, बी, वो बिल्कुल क्या है, सही। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच जो है मात्रा के बजाय क्या रहती है, प्रकार में क्या है, अलग होती है। मतलब बड़ों से क्या है, क्वांटिटी के और प्रकार में दोनों से क्या होती है, अलग। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी जो एब्सोल्युटली क्या है, राइट। इसके बाद आपकी नजरों के सामने आते हैं हमारे दूसरे इंसान, जिसका नाम है वाइगोत्स्की। पहले तो ये बताओ, जितना अभी तक पढ़ा वो समझ में आया कि समझ में नहीं आया? क्लास को कंटिन्यू करने का मतलब है कि वाइगोत्स्की भी अभी होगा और ब्रूनर भी अभी होगा। तो बताओ, रोहित सर फॉर्म तक डिस्काउंट भरने दो। चलो, नंबर 20 का जवाब दो, सवाल नंबर 20 का जवाब। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, डन। आगे बढ़े? तो आगे बढ़ेंगे, तुमने 1000 लाइक भी पहुंचा दी, इसका मतलब सही कर रहे हो तुम काम। अब आते हैं वाइगोत्स्की। देखो वाइगोत्स्की जो है, पहले तो ये क्या थे, रशियन नहीं थे। कई बार तुम रशियन कहते हो तो रशियन से कुछ गलत ही मतलब निकाल लेते हो पगलो। याद रखना, ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था मेरे बच्चे, कब हुआ था, 1896 में। लेकिन इनकी मृत्यु जो हो गई थी 1900 क्या हो गई थी, 34 में हो गई थी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, तो इन्होंने क्या, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जिसमें भाई साहब हमेशा SCL पर काम करते हैं। एस का मतलब इनकी थ्योरी में जो सबसे ज्यादा बात है वो सोशल समाज पर है। CULTURE कल्चर मतलब संस्कृति पर है। इसीलिए इनकी जो थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो इसको सामाजिक इन्होंने बोल दिया यहाँ पर। इसके अलावा ये जब बात करते हैं एल से, क्या होगा, लैंग्वेज पर, क्या करेंगे, लैंग्वेज। और जहां लैंग्वेज की बात आती है वो क्या आ जाती है, भाषा पर। तीन मुद्दे इनके सबसे ज्यादा क्या होगी, जरूरी। और इनकी थ्योरी में आपको एक वर्ड हमेशा मिलेगा, सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब आप क्या करेंगे, सामाजिक अंत्यक्रिया करते रहते हैं। जब जब आप सामाजिक अंत्यक्रिया करते रहेंगे, जब जब आप इन चीजों के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर तो प्रतिपादक कौन है, लेव वाइगोत्स्की। रहने वाले क्या हैं, रूस के हैं। सोशो कल्चर थ्योरी इनका नाम है। जन्म 1896, मृत्यु 1934 में हुई थी। इन्हें कहा था कि बच्चा जब समाज में सबसे ज्यादा सीखता है किसके, सोशल इंटरेक्शन के दौरान। इसीलिए इन्होंने तीन नाम हमारे सामने दे दिए, जिसमें इन्होंने MKO के बारे में बता दिया, स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया, ZPD के बारे में। जब ये इतनी जानकारी हमारे सामने रखते हैं, तो ये इसी वजह से यहाँ पर दो चीजें बताते हैं जो हैं कल्चरल टूल। कल्चरल टूल इन्होंने दो तरीके से बताए, जिसमें एक होते हैं सांस्कृतिक उपकरण जो हैं भाषा के ऊपर, प्रतीकों के ऊपर और तकनीक के ऊपर संज्ञानात्मक विकास को आकार देते हैं। तो नॉर्मली याद रखना, इन्होंने दो प्रकार के टूल बताए थे, जिनको इन्होंने क्या बोला था, एक डिजिटल, एक तो तकनीकी, एक क्या बोला था, तकनीकी, और एक क्या है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, तो इसका मतलब एक जो आते हैं उनके हैं साइकोलॉजिकल बोले थे, और एक बोले थे डिजिटल टूल। तो डिजिटल टूल बेटा वो होंगे जिसमें कोई ना कोई टेक्निक होगी। जैसे अगर आप देखोगे भाई, आपसे कोई पूछेगा कैलकुलेटर क्या है या कंप्यूटर क्या है, तो याद रखना, अगर किसी ने आपसे कंप्यूटर पूछा तो ये डिजिटल हुआ। लेकिन अगर आपसे किसी ने बुक पूछा तो ये क्या हुआ, आपकी साइकोलॉजिकल हुई। एक बात और याद रखना, कोई भी ऐसी कल्चरल टूल का मतलब है जो आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे एक तरीके से जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हारा कल्चरल टूल हूं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जो वाइगोत्स्की उसने कितने प्रकार के टूल्स के बारे में बताया, तो उसने दो प्रकार के कल्चरल टूल के बताया, एक क्या है टेक्निकल, और एक हमारा सा क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल, है ना। साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल, बस ध्यान रखना, डिजिटल और साइकोलॉजी नहीं विशाल बेटा, हाँ विशाल सोनकर, ये नहीं, डिजिटल होगा और साइकोलॉजिकल होगा, मनोवैज्ञानिक, है ना यहाँ। तो अगर आपने इसमें देख लिया, जान लिया, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इनकी जानकारी के बाद ये कुछ नाम देते हैं, जिसमें हमने क्या बोला है, सोशल इंटरेक्शन, एक है कल्चर, और एक हमारे क्या है, भाषा।
भाषा भी मेरे बच्चे ये कहता है कि बच्चा कल्चर में जाएगा, भाषा सीखेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा। तो इसका मतलब जब हम समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरी चीजों के साथ क्या है, अंतःक्रिया करते रहते हैं और चीजों को अच्छे तरीके से क्या है, बात करते रहते हैं और उसको समझते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नॉर्मली इन्होंने भाषा के बारे में भी 3 भाषाएं बताई। 3 भाषाएं जो है उसे याद रखने का जो तरीका है वो आई, पी और एस होगा। तो बच्चे में जो सबसे पहले आती है वो सोशल, दूसरे पे आती है पी और तीसरे पे आती है ये। तो जो सोशल होगा इसका मतलब जो सामाजिक बात, सोशल स्पीच जिसे बोला जाता है। तो सोशल स्पीच का मतलब होता है बच्चा खुद से बात नहीं कर रहा, बच्चा किसी चीज को क्या है, रोकर या हंसकर बता रहा है। मतलब माँ बच्चे को ये देख के कि रो रहा है तो क्यों रो रहा है इससे पता कर पाती है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या करता है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को जो उन्होंने बोला ये क्या है, निजी वाक। निजी वाक का मतलब होता है कि वो अपने आप को क्या करते हैं, स्वयं नियंत्रित करते हैं, किसी दूसरे की नहीं। जैसे तुमने देखा होगा बच्चा छोटा अपना आप खेलता रहता है, खुद से बात करता रहता है। और उसके अलावा अगर लास्ट में आएगा उसको क्या बोला जाता है, इनर स्पीच। तो जो इनर स्पीच वाली बात होती है, इनर स्पीच का मतलब वो आंतरिक, इसका मतलब ऐसी स्पीच जिसमें वो क्या है, मेंटली दिमाग लगाना, मस्तिष्क लगाना शुरू कर देता है। ये 3 हमारी स्पीच भी होती है। डन। अब अगर इतनी बातें जान ली तो इतनी जानने के बाद आपके सामने यहां पर आता है मेजर अवधारणाएं, मोर नॉलेजेबल अदर। इनकी थ्योरी में हमारे सामने कुछ शब्द आएंगे जो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम ज्यादा होशियार हो कि तुम्हारे मम्मी पापा ज्यादा होशियार हैं? तुम्हारे घर में तुम ज्यादा होशियार हो या तुम्हारे मम्मी पापा ज्यादा होशियार है, बताओ जल्दी। ये पर बताना। हम्म। अच्छा देखो, यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा से पूछने का मेरा रीजन क्या था, वो ये रहे मेरे बच्चे, मोर नॉलेजेबल इंसान हमेशा याद रखना, इसमें छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है। छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं। कभी कभी तुम ज्यादा कल वाली बात कर सकते हो, उसे कि मम्मी पापा ना कर पाए। तो कोई भी ऐसा इंसान, हाँ नॉर्मली आपको लगेगा कि पेरेंट्स बड़े हैं तो वो काम करेंगे, टीचर्स बड़े हैं तो काम करेंगे। बस इसमें याद रखना मेरे बच्चे कि अगर मोर नॉलेजेबल होगा, बस जो आपसे ज्यादा जानता हो। क्या करता हो, ज्यादा जानता हो। ज्यादा जानने का मतलब आपके मम्मी भी हो सकती हैं, पापा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है। मोर नॉलेजेबल बेटा कोई भी कल्चरल टूल भी हो सकता है। इसका मतलब मोर नॉलेजेबल किताब भी हो सकती है। मोर नॉलेजेबल जैसे आप कहीं पर जाते हो और जब आप गूगल मैप देखते हो तो गूगल मैप भी आपके लिए क्या हो सकता है, मोर नॉलेजेबल हो सकता है। तो याद रखना, जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मदद करती है और वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानती है, वो जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ही सबसे होशियार हूं अपने माँ बाप से, भैया तुम्हारा तो देखो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जो तुम होशियार हो हम तो मना भी नहीं करेंगे इस बात के, हाँ कि तुम ही क्या हो, होशियार हो, इस बात को मान के चल लेंगे हम। अब आपने कहा मोर नॉलेजेबल अदर, तो इस क्लास में जैसे तुम और मैं हूं, तो मैं मान के चलता हूं तुम में से ज्यादा होशियार हो, बस हैप्पी, आओ जरा, क्या फर्क पड़ता है इससे। अब आपने इसमें देखा क्या, स्कैफ फोल्डिंग। अब देखो जब तुम्हें सीडीपी में कोई सवाल फंस जाता है, तो जैसे सीडीपी में कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो तुम्हें मेरी याद आती है। तो जो क्वेश्चन फंसने के बाद मैं तुम्हें मदद देता हूं, वो याद रखना, जो मदद देना होगा वो क्या होगा, स्कैफ फोल्डिंग होगा। तो मेरे एमकेओ इसका मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। और जो लर्नर है वो आप क्या करेगा, यहां पर जिसे मदद चाहिए वो इसके पास क्या करेगा, भागेगा। और जब एमकेओ इसकी हेल्प कर देगा तो जो हेल्प कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, स्कैप फोल्डिंग। बट इस बीच में जब स्कैप फोल्डिंग मिल रही थी तो एक जगह रुकावट आ जाती है कि तुम एक बात बताओ, तुम बिना किसी से कुछ ही मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फालतू में मदद मांगोगे या कहीं पर फंस जाओगे। तो इसका मतलब जब जीवन में कहीं फंसोगे तब जाके आप क्या करोगे, उसकी क्या मांगोगे, मदद मांगोगे। और अगर आप मदद मांगोगे तो ये वो एरिया होगा जिसमें आप मदद मांगोगे। तो इसको बोला जाता है जेडपीडी। तो मेरे बच्चे याद रखना, मैं 3 चीजें लिख रहा हूं। एक क्या लिखेंगे, जेडपीडी। एक क्या लिखेंगे, एमकेओ। एक क्या लिखेंगे, स्कैप फोल्डिंग। तो याद रखना, जेडपीडी जो होगा उसको बोला जाता है मदद का मांगना। इसका मतलब जब प्रॉब्लम में फंसोगे तो यहां एम के होगा जो मदद देगा, मदद देगा। और स्कैप फोल्डिंग होगा मदद का मिल जाना। अब इसे एक सवाल में समझ है, मदद का मिल जाना। इसको एक तरीके से समझो, तुम एग्जाम में गए और एग्जाम में तुम्हें एक क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया। तो जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया
तो तुमने क्या करा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो जो तुमने टीचर को देखना था, बुलाने से पहले जो आपने क्या क्या सोचा कि भाई टीचर से क्या है, मदद मांग ले, तो क्वेश्चन में जो फंसना था वो क्या कहलाएगा, जेडपीडी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या है, जेडपीडी। समझने के लिए तुमने अपने टीचर के पास गए, तो टीचर क्या हुआ, एमक्यू। टीचर ने तुम्हें उसका जवाब दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग। आगे समझ में, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे याद रखना, किसी चीज का आपने बार बार इस बात को भूलना मत, जेडपीडी वो क्षेत्र होगा, जेडपीडी वो क्षेत्र होगा जिसमें आप फंसेंगे, एम के वो होगा जो आपकी मदद करने आएगा, स्कैप फोल्डिंग वो होगा जो आपको मदद दे देगा। इन तीनों बातों को हमेशा क्या रखेंगे, याद। अब जब तीनों बात याद रखेंगी तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि भाषा के कितने चरण बताए, तीन। एक कौन सा था, सोशल, एक क्या था, प्राइवेट, और एक क्या था, इनर। ये मैं पीछे बता चुका हूं। इसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ में ले लेना, अध्ययन मंत्र की फ्री पीडीएफ है, उसमें वो मिल जाते हैं। अब इसके बाद जानने के बाद आपके सामने सीधे एमसीक्यू। रेडी हो, तैयार हो, यस और नो, तैयार हो भाई, कह दो हाँ जी गुरुजी तैयार हैं, कह दो मेरे यार। डन, यस और नो। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो ये रहा, नंबर है, वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया। ऐसे झर्राटेदार धुड़ 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 कर दो इसका, है ना, बहुत बढ़िया। लगाना जरा आग किसी फटाफट इसमें सवालों में, बताओ जल्दी। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। तो पहले से इसका नंबर 21 का जितने भी मेरे बच्चों ने जवाब दिया, सोशो कल्चर थ्योरी, शाबाश। चलो, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट अगर बात करेंगे, कोग्निटिव थ्योरी के बारे में बात करो तो आप कोलबर्ग का और पियाजे का नाम लेते हो। साइकोडायनेमिक अगर आ जाए तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम लेते हो। और डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट थ्योरी तो आपने बोलबी की थ्योरी सुनी होगी, बिल्कुल नहीं है, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा बक्का, है ना। चलो, नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। ये कहते हैं, वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताओ। वाइगोत्स्की का जो व्यू है वो कौन से डेवलपमेंट पर आधारित है, फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया जा रहे हो, नंबर आपके सामने 22 आ गया, सवाल नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22 का जवाब दें। नंबर 22, आपने कहा सर नंबर 22 का हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। लैंग्वेज एंड क्या है, कल्चर, बहुत बढ़िया। इन्होंने भी लैंग्वेज एंड कल्चर पर दिया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, बताओ, मेन रीजन क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार कोग्निटिव का मेन रीजन क्या है, फटाफट बताओ। चलो, नंबर आपने जब जवाब दिया सवाल नंबर 23 का, तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए बी सी में, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया सर सोशल इंटरेक्शन लगा दो नंबर 23 का। मैं बोला कौन सा ऑप्शन है, कह रहे ऑप्शन नंबर 1, बहुत बढ़िया। देखो जैसे ही थ्योरी क्लियर हुई, सवालों के जवाब में टाइम ही नहीं लग रहा, बहुत सही, एकदम बढ़िया। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टेड है, वो अनुबंधित है, वो एक सोशल एक्टिविटी है, व्यक्तिगत है या निष्क्रिय है। बेटा जहां भी होगा, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग हमेशा एक्टिव पर बात करते हैं। वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा एक चीज को चाहत करता है, उसे घर पे मन नहीं लग रहा, हो क्या कर रहे थे, बाहर जाने की, और बाहर अनुबंधित की नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, निष्क्रिय नहीं, क्या करेगा, सामाजिक गतिविधि। तो 24 का जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया, बिल्कुल क्या है, सही।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कैसे? वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? हमारे बच्चे तो भैया हर तरीके से सीख जाते हैं कि नहीं। चलो, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कैसे, जरा देना जवाब। हम्म। नंबर 25 का जवाब, सवाल नंबर 25। तो आपने अगर इस सवाल पर जवाब दिया है, 25 का जवाब ऑप्शन नंबर डी और बी की लड़ाई है। और जिस बच्चे ने इस सवाल में ऑप्शन नंबर लगाया है डी कि इंटरेक्ट करेगा, अभी तो बताया मेरे बच्चे, ना इमिटेशन ना मेच्योरिटी ना रीइंफोर्समेंट, वो क्या करेगा, अपने से बड़ों के साथ परस्पर क्या करेगा बात। बस याद रखना, इंटरेक्शन या अंत्य क्रिया या परस्पर क्रिया कहीं पर लिखा होगा। पहली पसंद है वाइगोत्स्की की। नंबर नेक्स्ट आता है 26। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे अपने आप से वर्बल वो करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बताना जरा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? शाबाश शाबाश शाबाश। हम्म। बहुत बढ़िया जा रहे हो। नंबर 26 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब, सवाल नंबर 26। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर पर्सनल टॉक बोल रहे हैं, तो नंबर 26 को बेटा पर्सनल टॉक बोलो या प्राइवेट स्पीच बोलो। क्या बोलेंगे? या तो प्राइवेट स्पीच बोलो या पर्सनल या निजी वाक या व्यक्तिगत वार्ता। शाबाश। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता, मतलब जब तुम सीखते हो, तुम्हारे सीखने को किस चीज से अलग नहीं कर सकते। नंबर 27 बताओ, सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है यहाँ पर, जरा बताइए भाई, किससे अलग नहीं किया जा सकता? सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आपने कहा सर जी सीखने को हम अलग नहीं कर सकते, तो मेरे बच्चे सीखने को 27 को अलग नहीं किया जा सकता। पहला, रीइंफोर्समेंट उसने बताया ही नहीं, मेजर करने वाले व्यवहार को बताया नहीं, उसने परसेप्शन अटेंशन को बताया नहीं, लेकिन उसने कहा कि भैया समाज से आप सीखने को अलग नहीं कर सकते। बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ सीखेगा? समाज में। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट गेट, मतलब वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सी ऐसी बात है जिसे क्या किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, बताओ जरा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में किस बात को नजरअंदाज किया गया है? हम्म। चलिए, नंबर आपके सामने 28 है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के वास्तविक में से कौन से पहलू गए? तो अगर आप इस सवाल के साथ जाएंगे तो नंबर जो 28 है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या है? तो याद रखना, सोशल उसने बोला, कल्चर बोला, लैंग्वेज बोला, बायोलॉजिकल नहीं बोला। अच्छा एक बात बताओ, बायोलॉजिकल फिर किसने बोला? देखो डी वाले, ओ डी वाले, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, ठहर जा रुक जा, सबर कर ले। कई बार बताया। उसने कहा कौन सी बात को उसने नहीं बोला? उसने एस सी एल, इतनी बार से बता रहा हूं, ये तो उसका फेवरेट है, तीन चीजों को भूलना नहीं, एस सी एल। सिर्फ और सिर्फ क्या है यहां? बायोलॉजिकल। प्याजे ने बोला, किसने बोला? प्याजे ने। नेक्स्ट, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बताओ जरा। नंबर आपके सामने आ गया, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। हम्म। सॉरी यार, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन नीड कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज इन एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ जरा। तो नंबर आपके सामने 29 है, सवाल नंबर 29 का जो जवाब होगा, बहुत बढ़िया। 29 में आपने जवाब दिया सर जी लगाओ जरा इसका निशाने पे डी, मैंने कहा लगा दिया भाई, लेव वाई गोट्स की। ईमानदारी से बताओ क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक बराबर करा करो यार। एक डेढ़ घंटा मास्टर तुम्हारे सामने लगातार बोल रहा है, तुम्हें मेरे से प्यार ही नहीं रहा मेरे यार। मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई करेगा? कौन तुम्हें चाहेगा?
According to Vygotsky, when adult adjust the support for extend the children current level of performance, oh my god, ये तो मेरे बच्चे ऐसे उड़ा देंगे। कहना चाह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को संयोग से आगे बढ़ा देगा तो उसे क्या बोलेंगे, बताओ जरा। नंबर 30, सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 बिल्कुल सही है। नंबर 30 का जवाब जिन्होंने कहा इस बात के साथ कि सर जी इसी को जो बढ़ा देगा उसको क्या बोलेगा, मदद, और जब मदद होगी उसको क्या बोला जाएगा, स्कैप फोल्डिंग पार्ट। बहुत बढ़िया, नंबर आपके सामने आ गया हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। 30 के बाद 31, वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं डैश की बच्चों में स्वनियमन, बताओ 31 का। बहुत बढ़िया, नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए, इनर स्पीच जिन्होंने बोला एकदम क्या है, सही है, परफेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार, कल की क्लास याद है कौन से हो गए, कल के टॉपिक पता है कौन से हो गए, कल मिलेंगे मोरल डेवलपमेंट, है ना, बजेगा मोरल का डमरू। कल आ जाना ठीक रात मेरे बच्चे 7 बजे, शाम 7 बजे लगेगी तुम्हारी और मेरी क्या है, पेडालत। पेडालत, हाँ, पेडा जैसे ना अदालत होती है वैसे हमारी होगी पेडागोजी की पेडालत। नाम सही है ये ना। हाँ, पेडागोजी नहीं, अब से क्या होगा, पेडागोजी की क्लास, जैसे अदालत सुना होगा ना, अदालत, तो अब से हम क्या लगाएंगे, पेडालत। ओ माय गॉड, आई एम सो क्रिएटिव समटाइम। ठीक है, कल से लगाएंगे पेडालत। हाँ ये सही है, बस पेडालत बोलेंगे, लगाएंगे नहीं। नंबर बेटा 32 का जवाब जिन्होंने भी दिया ऑप्शन नंबर ए में, वो बिल्कुल क्या है, सही, क्योंकि उन्होंने भाषा, बाकी तीन के बारे में कौन बात करता है, प्याजे बात करता है। सही नाम है ना। 32 का जवाब दे दिया, 33 पे आओ। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। मतलब जब आप कह रहे हैं कि आपको बताना कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है, बताओ। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, अब तुम बोलोगे मुझे तो पेड़ा लत लग गई, लग गई, लग गई, ऐसा कुछ करूंगा तुम्हारे साथ, ध्यान रखना है ना। बहुत बढ़िया, नंबर 33, सवाल नंबर 33, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जिन्होंने लगाया 33 का जवाब, बताओ। 33 का जवाब देखो। अब तुमने क्या, इस मध्यस्थता, मेरे बच्चे देखो इसने फालतू में दिमाग खराब किया। कल्चरल के मोड हैं, सिग्निफायर हैं, डाइव, अरे पगलो, हमारे पास कल्चरल टूल है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कोई भी होगा, हमारे पास क्या है, कल्चरल टूल। ए पगले, फिर गलत कर गए, इसको क्या बोला जाएगा, सीटी। फटाफट बताओ कल्चरल टूल कितने टाइप के हैं, नाम भी लिखो, कितने टाइप के बताए मैंने कल्चरल टूल, जल्दी। सर जी अब तो आपकी आदत सी हो गई है, अरे हम चीज ही ऐसी है मेरे यार। हाँ, डन, बहुत बढ़िया। कितने हैं, दो, और कौन कौन से थे भाई, दो में भी हमें पता है एक डिजिटल है, एक क्या है, साइकोलॉजिकल है। चलो, वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के सिद्धांत की कौन सी नींव रखते हैं, जल्दी बताना जरा। नंबर 34, थोड़ा स्पीड से चलेंगे मेरे बच्चे। ऐ चल जा, रुक जा, अभी तो गुड नाइट करके बोल रही थी, फिर दोबारा ऐसा कि आंखें खुल गई, पूरा थ्योरी कराऊंगा। जल्दबाजी का क्या मतलब है, ना 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 ना। हम्म, बोलो बोलो बोलो। हम्म, क्या हो गया? चलो, नंबर आपने क्या दिया, 34 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी।
तो जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म लिखा है बिल्कुल क्या है, सही है, बहुत बढ़िया, रचनावाद। नंबर 34 ऑप्शन नंबर क्या है, सी। 35 बताओ भाई, नंबर 35। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे कौन सी चीज सही नहीं है, बताओ जरा, कौन सी चीज उसके हिसाब से नहीं है। बोल 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 बच्चन, बोल बच्चन, बोल 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 बोल, बहुत बढ़िया। चलो, भूख लग रही बेटा, खाने के बाद मौसमी नाम में ही अपने फल रखी है, उसके बाद भी भूख लगी है, बताओ भैया, है ना। चिराग तले अंधेरा, नाम है मौसमी, फिर भी कह रही भूख लग रही। कोई हमसे पूछे, रोहित आगे लिख रहा रोना, फिर भी देखो एनर्जी घटा नहीं रहा, हंस रहा हूं। चलो, नंबर आपने अगर इस सवाल में दे रहे हैं तो आपने इस सवाल का जवाब नंबर 35 में अगर दिया होगा तो मेरे बच्चे 35 में जो जवाब होगा, देखो, किसी को गाइड करना, मदद देना, किसी को कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करना, बातचीत करना, मिलजुल कर काम करना, ठीक। लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन और रिकॉल, डर वाला या दोहराव वाला, इस पर वो बात नहीं करते। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, डी। जिन्होंने लगाया डी वो बिल्कुल क्या है, सही है। नंबर 35 के बाद 36। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। हाँ, अब आपके सामने सवाल आ गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार किस बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान। अब देखो, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा किसका योगदान पढ़ाने में, मेरा रहेगा। और अगर मेरा रहेगा तो इसका मतलब परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का, अनुशासन का, भाई अनुतरीन का। देखो भैया, सीधी बात है, ऐसा है कि परिवार तो जरूरी है ही है, स्कूल भी जरूरी है, लेकिन जो बात समाज सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। तुम्हें समाज ने गंदी आदतें भी सिखाई हैं, समाज ने अच्छी आदतें भी सिखाई हैं, तो समाज हर तरीके से चीजें क्या करता है, सिखाता है। तो समाज का रोल सबसे बड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर क्या है, आधारित है, बताओ। सामाजिक सिद्धांत पर कौन सा आधारित है, फटाफट जवाब दीजिएगा, क्या होगा। नंबर 37, सवाल नंबर 37, ऑप्शन नंबर ए बी सी, बताओ जरा 37 में क्या जवाब दे रहे हो तुम लोग। सवाल नंबर 37 ऑप्शन नंबर बी 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 बी, बहुत बढ़िया। कौन सा है बेटा, रेसिप्रोकल टीचिंग। अच्छा, एक बात और याद रखना, है ना, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होगा टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट टीचर से क्या करता है, सीखता है। तो इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी को सही। नंबर 38 जरा देखना, बताना। चलो, नंबर अगर 38 आपने दिया है तो 38 का जवाब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या है, बी, वाइगोत्स की अगर आप दे रहे हैं तो ये भी क्या है, सही हो गया। 39 देखो जरा, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है, बताओ जरा किस व्यक्ति से संबंधित है। देखो, अब तुम होगे चालाक, तेज तर्रार, तुम्हें पता है सर जी सवाल जब वाइगोत्स्की का है तो जवाब भी वाइगोत्स्की होगा। तो मैं तुम्हारा और अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझ गया तुम चालाक बच्चे हो गए अब, तो इसको रहने देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो वाइगोत्स्की के अनुसार यहां नहीं चल रही है, बताना जरा, बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दे रहे हो नंबर 40 का, तो 40 के बाद मेरे बच्चे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी ब्रूनर वाली। तो 40 का जवाब बिल्कुल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर नहीं दिया, स्कैप फोल्डिंग, लैंग्वेज, वो सबके हैं, लेकिन ये वाला जो होगा अगर बोलेंगे तो ये क्या है, गलत है, नहीं वाले में ये। आपके सामने अब आ जाता है ब्रूनर का सिद्धांत। चलिए, ब्रूनर के सिद्धांत को कैसे समझते हैं इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे कुछ इस प्रकार। देखो, ब्रूनर साहब जब जब आएंगे तो वाइगोत्स्की और पियाजे का इतना, जितना उन दोनों का मतलब रहा ना, सहयोग रहा, वो इनका इतना मतलब नहीं रहा।
बट इन्होंने जो भी दिया ना बड़ा प्रैक्टिकल दिया। इन्होंने बताया कि बच्चा कॉन्सेप्ट कैसे समझता है, इन्होंने बताया कि भाई एनसीएफ वाले मुझे कैसे अपनाएंगे, इन्होंने फिर इस बात के बारे में बताया कि ब्रूनर जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में तुम 3 लोग पढ़ते हो, एक सेकंड। तो यहाँ तो इन्होंने कहा कि ब्रूनर ने, वाइगोत्स्की ने, सब ने एक ही बात कि बच्चे क्या है, एक्टिवली एक्सपीरियंस करते हैं, ये ज्ञान और अर्थ का क्या करते हैं, निर्माण। मेरे बच्चे जैसे ही निर्माण करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव जो होता है वो प्याजे ने भी बोला, वाइगोत्स्की ने बोला, इसने भी बोला, और इन्हीं की थ्योरी पर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर हमारा एनसीएफ क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद ब्रूनर की दृष्टि में बालक जो है मानसिक क्रिया का अपना क्या करता है, क्रम है, एक सीक्वेंस पे चलते हैं, जिस सीक्वेंस पे पूरा सिद्धांत क्या होता है, आधारित होता है। अब इस चीज को अगर थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसे इस तरह समझिएगा, ब्रूनर के कैसे समझेंगे कि आपने गाना सुना था जो मैं हर बार सुना देता हूँ, और वो गाना कुछ इस तरीके से कि बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, है ना। वो बैरी पिया बड़ा बेदर्दी जब बात करते हैं तो उस पर जब बात करने वाली बात आई, तो उस पे पहले गाने की शुरुआत होती है कुछ इस तरह, इश बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, इश। तो जो इश है वो इश की तरह जलेगा, और ई आई एस बताएगा। तो यहां पर इन्होंने पहले वाला जो दिया इसको बोला जाता है इनएक्टिव स्टेज। प्याजे की जो स्टेज होती है उसी, है ना, इश, तो इश के हिसाब से, तो जो ई वाला है, आई वाला है, और क्या है, एस वाला। तो पहली वाले मेरे बच्चे क्या होते हैं, ये स्टेज वैसी है जैसे प्याजे की सेंसरी। तो कोई तुमसे पूछेगा कि प्याजे की कौन सी स्टेज के बराबर है, सेंसरी के बाद। उसके बाद जो आता है आई का आइकोनिक, है ना, आइकोनिक। तो आइकोनिक अगर होगा तो याद रखना मेरे बच्चे क्या होगा, इमेज से, और ये ऐसी होती है जैसे बच्चे की वो प्याजे की प्री ऑपरेशनल। और मेरे बच्चे सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक ऐसे होती है जिसमें आप क्या है, साइन से देखते हैं, सिग्नल उससे देखते हैं, और ये सेम वैसा होता है जैसे प्याजे की कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो कोई तुमसे अगर ये पूछेगा तो अपने दिमाग में 2 बातें हमेशा याद रखना कि हमारी जो इनएक्टिव स्टेज है, तो कोई पूछेगा ब्रूनर की इनएक्टिव स्टेज और प्याजे की जो स्टेज है वो कौन कौन सी एक दूसरे के साथ मैच करती है। तो याद रखना बेटा, इनएक्टिव किसके साथ होगी, सेंसरी के साथ, आइकोनिक क्या होगी, प्री ऑपरेशनल के साथ, और जो सिंबॉलिक होगी वो क्या होगी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के साथ। तो जो पहले जन्म की अवधि से लेकर 18 महीने के, तो सेंसरी अनुभूतियों से काम करता है, भूख लगने पर हाथ पैर का हिलाना, रोना, इस तरह। नेक्स्ट अगर आपके सामने आता है तो दूसरी क्या है, 18 से 24। नॉर्मली से 18 से 24 लिख देंगे, या फिर आपको क्या लिख देंगे, 2 साल, इसे छोड़ दें। तो यहां पर क्या करेगा, आइकॉनिक मतलब बच्चा जब इमेज देखेगा, जैसे किसी एल्बम में अपने पापा की फोटो देखेगा, उसका पापा 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 करना शुरू कर देगा। और उसके अलावा अगर आप तीसरी देखेंगे तो तीसरी जो है वो यहाँ पर बस थोड़ा सा इसे क्या कर देना, ये हटा के इसको 6 ईयर कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सिंबॉलिक जो होगा तो बच्चा क्या है, सिग्नल से, साइन से, सिंबल से ऐसे क्या है, पढ़ाना शुरू कर देता है। तो इतनी जानकारी अगर आपने जान ली है, तो अगर इतने जान ली है तो यहाँ पर जानने के बाद आपके सामने बस इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। फटाफट सवालों का जवाब देंगे और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा कि ब्रूनर ने जो हमें कोग्निटिव वो बताई है, उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, बताइएगा जी। सवाल आपके सामने नंबर 41 है, जल्दी जवाब दे, क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब। हम्म। नंबर 41। तो सवाल नंबर जो 41 है वो ऑप्शन नंबर ABC में अगर आ रहा है, तो 41 में आपने कहा कि सर जी देखो इनकी ये वाली होगी, इश वाली बात, तो कहना सर जी आ गया ना दिमाग में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नंबर 42, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है। ब्रूनर ने बताओ कौन सी बात नहीं बोली। ब्रूनर कहता है मैंने सब कुछ बोला, ये नहीं बोला, ये मेरे मुंह से नहीं निकला। तो बताओ ब्रूनर के मुंह से कौन सी बात नहीं निकली। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बताओ जरा। चलो, तो आपने अगर इस सवाल पे जवाब दे रहे हैं तो नंबर 42 पे, तो सवाल नंबर 42 का जवाब बिल्कुल बढ़िया है, न्यूमेरिक, शाबाश मेरे बच्चे।
कॉकरोच पक्षी नहीं है, इस तरह के नकारात्मक उदाहरण के साथ पक्षियों पर एक विषय शुरू करना डैश द्वारा हतोत्साहित किया गया। ऐसी चीजों के बारे में कि कॉकरोच जो है एक पक्षी नहीं है, इस पर निगेटिव कमेंट के बारे में, क्योंकि ब्रूनर हमेशा कहता है कि भैया हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, उसके लर्निंग का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन उसी पर काम करता है। तो मेरे बच्चे याद रखना, इस सवाल का जवाब सीधा सीधा क्या होगा? ब्रूनर साहब कभी भी किसी बच्चे को सिखाने के लिए हमेशा एक्टिव पार्ट करते हैं, निगेटिव पार्ट नहीं। अच्छा, मैं कल की क्लास बता दूं एक बार आप लोगों को। कल जो क्लास होगी मेरे बच्चे, कल हम पियाजे का मोरल डेवलपमेंट, गिलिगन का और कोलबर का, तो कल की बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अपना रिमाइंडर पहले ही ऑन कर लेना। तो कल भी हमारी क्लास नंबर 4 होगी सीरीज की, जहां पर हम पियाजे, कोलबर्ग और गिलिगन को पढ़ने वाले हैं। गिली 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 गिलन, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या। आपको बताना है कि आइकॉनिक स्टेज जो ब्रूनर की होती है वो पियाजे की किस स्टेज के बराबर होगी। देखो सवाल एग्जाम में आएगा, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से समझा दिया, बस तुम जवाब दो, बताओ क्या होगा। कि पियाजे की जो स्टेज है वो ब्रूनर की कौन सी स्टेज के साथ नहीं, आइकॉनिक स्टेज के साथ किस तरह मिलती है, बताओ। नंबर 44। तो सवाल नंबर 44 में अगर आप जाएंगी तो नंबर 44 में जवाब क्या होगा? हमने कहा कॉन्क्रीट से होगी, सेंसरी से, फॉर्मल से, प्री ऑपरेशनल से। तो नंबर बताओ भैया 44 का। 44 का अगर आप जवाब दोगे तो मैंने अभी बताया था, और 44 का जो जवाब होगा अभी बताया। कॉन्क्रीट मेरे बच्चे याद रखना सिंबॉलिक, सेंसरी जो है वो क्या है, इनएक्टिव, फॉर्मल जो है वो सिंबॉलिक, और जो प्री ऑपरेशनल है वो हमारी से क्या होगी, आइकॉनिक। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसे आसानी से पढ़ाया, मैंने तुम्हें किताब नहीं पढ़ाई, मैंने तुम्हें रीट के एग्जाम या स्टेट के एग्जाम को, मेरे बच्चे जब तुम मेरे साथ केवीएस और डीएसएस भी पढ़ोगे ना, तो तुम एक नेक्स्ट लेवल की क्लास पढ़ते हो। जितने बच्चे पोर्टल में पढ़ते हैं उन्हें थक जाते होंगे, इतना कंटेंट है उसमें। मैं खुद क्लास लेता लेता थक जाता हूँ। हर दिन कहता हूँ क्लास खत्म हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा, बैच बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, क्या करूं, है ना? चलो, अब आपके सामने नया नंबर आता है 45। बोतल देखकर बालक का मुंह चलाना, यह उदाहरण ब्रूनर की किस अवस्था को होगा? बोतल को देखकर मुंह चलाना, बोतल को देखकर मुंह चलाना। नंबर 45 का जवाब दो, क्या होगा? सवाल नंबर 45, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब देखो, बोतल को देख लिया, बोतल को देखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बोतल है दीवाना सनम, आओ जरा पी ले इसमें से दूध, लगाओ बोतल। तुम सोच रहे हो बोतल वो वाली ढिंचक जो रात को 10:30, ना ना ना, वहां नहीं जाना, बच्चे पर आना है। और मेरे बच्चा बोतल देख रहा होगा तो इसका मतलब ना तो दिमाग लगा रहा, ना फोटो लगा रहा। सीधी सी बात है, हमारा बेटारा क्या है, सेंसेस गोल ओरिएंटेड है ना? बोतल को देख के उसकी तरफ दौड़ रहा है। तुम्हें क्या लगेगा, बोतल की इमेज है, अरे पगलेटो, बोतल एक, बा बहुत गधे बच्चे हैं मेरे, तो मेरे यार। अरे पगलो, वो आइकॉनिक होगा जब फोटो में देख के किसी को, बोतल देख, बोतल फोटो थोड़े ना है, बोतल को देख रहा है पगले। ऑप्शन नंबर ई लगा दिया, देखे ना? बोतल को देख के आंसर क्या होगा, सेंसरी आया उसका दिमाग, और वही वाला इनएक्टिव स्टेज वाला आएगा, इमेज थोड़े ना है पगले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताओ जरा, ब्रूनर के हिसाब से कौन सा नहीं होगा? पागल ही एक नंबर के, इतना पढ़ाया फिर भी खो दिया। नंबर 46, कुछ नहीं याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना ब्रूनर ने कभी भी बच्चे को एनालिसिस करने वाली बात ही नहीं करी। ब्रूनर हमेशा क्या कहता था, पढ़ाने को तैयार, कंटेंट देना, सीरीज है, लेकिन वो एनालिसिस वाला, एनालिसिस के बारे में ब्लूम टेक्सोनोमी वाले बात करते हैं। तो याद रखना ब्रूनर नहीं, वो क्या है, ब्लूम है। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने का निरूपण का क्रम सबसे बढ़िया कौन सा होगा? ये सवाल को घुमाने का तरीका है, बिना ब्रूनर को दिए, ब्रूनर का नाम नहीं दिया, बट सवाल को पूछ लिया, तो ये यही पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे बढ़िया होगा बच्चे के एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर पहुंचने का। तो नंबर बताओ 47 का क्या सही जवाब होगा? और 47 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा? तो मेरे बच्चे याद रखना, ये आपके सामने 47 का जो होगा, इसको सिंबॉलिक कॉन्क्रीट पिक्चोरियल क्या बोलेंगे? तो हम तो अभी समझा के आए थे नंबर 47 में, जो जवाब होगा वो क्या होगा, कॉन्क्रीट आ गया, इसका मतलब जो छूकर है, फिर पिक्चर है, फिर क्या है, सिंबॉलिक है। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो जरा, ब्रूनर के अनुसार प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए तत्परता, विषय वस्तु निर्माण और अनुदेशात्मक क्रम के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है।
चलो, नंबर अगर 48 है तो सवाल नंबर 48 में अगर आप जा रहे हैं तो 48 को अगर आपने देखा होगा, नंबर 48 को, बहुत बढ़िया। 48 का जवाब देखो, अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग डैश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मेरे बच्चे, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, ये याद रखना, ये जो है ये आपके बेंडुरा में उसने कहा था बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना भी क्या है, जरूरी है, जहां जहां पॉजिटिव। बाकी तीनों, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, ये याद रखना। मोटिवेशन वाली बात अगर तुम कहीं इसमें जोड़ दो तो अटेंशन था, रिटेंशन था, रिप्रोडक्शन था, ये सारी बातें कौन बोलता है, बेंडुरा की थ्योरी के साथ हम देखते हैं। बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। यह कथन किस है, कि बच्चा जो है वो एक बंदर की तरह नहीं जिस पर कोई भी वस्त्र नहीं है, वो एक कल्चर की तरह है जिसे आप देखते हैं, समझते हैं। अब तुम इतने समझदार हो ही हो, है ना, तुम समझदार ऐसे हो ही हो कि तुम्हें पता ही है कि इसका जवाब क्या होगा, ब्रूनर होगा। और आज का मेरे बच्चे अंतिम सवाल, कल मिलेंगे आपसे फिर दोबारा। वीडियो कैसी लगी बताना। और ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की थी, उसको क्या बोला जाता है, ब्रूनर जो है पिताजी माने जाते हैं इस अधिगम की, उसका। तो सवाल नंबर जो 50 है वो आपको जानना है। और नंबर 50 जो होगा वो याद रखना, ना तो मोटर लर्निंग, ना परसेप्शनल, ना प्रॉब्लम सोल्विंग, जो हमारे हैं डिस्कवरी, याद रखना। डिस्कवरी लर्निंग के पापा ब्रूनर होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे आता है डिस्कवरी मेथड का, क्या होगा, डिस्कवरी मेथड। तो अगर बात रखोगे तो डिस्कवरी जो मेथड है उसके पापा मेरे बच्चे याद रखना आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर कोई पूछेगा तो याद रखना खोज विधि, अगर कोई भी पूछ लेगा तो जो खोज विधि है उसके जो पापा हैं वो हमेशा याद रखना क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग साहब होंगे। और अगर कोई पूछे लर्निंग का तो उसके ये रहा। आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को, तब तक मुझे लगता है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको मजा आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है तो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी रही भाई? बिहार स्टेट का बैच कितने दिन में स्टार्ट होगा बेटा? अभी रुक के चलाएंगे, अभी बैच बैच आएंगे, मतलब फालतू में झूठी खबर दे के बैच चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। केवीएस का और डीटीपीएसपी का बनता है, वो हमने बनाया है ना। हाँ, और अभी अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और मैथ तुम्हारा है कमजोर, तो नजरों को लगाओ चोर, नजरों को लगाओ ठोक, नजर से लेके पहुंच जाओ ऊपर। एक क्लास अभी जो दूसरे दिन मंत्रा की उसमें एक क्लास चल रही है जिसका नाम है मैथ विद जयसर, देखो पढ़ो जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करते जाना। कल मुलाकात करेंगे जिस वीडियो के साथ, वो हमारी कौन सी होगी भाई? आपको लिंक भेज दिया। कल हम पियाजे कोलबर्ग और गिलिगन के साथ आपसे दोबारा